So hey everyone, welcome back. Welcome to another exciting video on the Rust series and we are on day 2 जिसके अंदर हम अपना chapter 2 कवर करने वाले हैं Rust का. So without any further delay, let's start with the chapter 2 of the Rust book. So chapter 2 हमारा जो है that is programming a guessing game. So यहाँ पर हमें एक guess game बनाना है and इस particular project के अंदर बहुत ज़्यादा learnings होने वाली है. So let's see that ये game क्या है and what we have to build. Okay. So programming a guessing game. So let's jump into the Rust by working through a hands-on project together. So सेकेंड चैप्टर के अंदर हम एक हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं. दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस यू टू अ फ्यू कॉमन रस्ट कॉन्सेप्ट्स बाय शोइंग यू हाउ टू यूज देम इन रियल प्रोग्राम. यू लर्न अबाउट कॉन्सेप्ट्स लाइक लेट, मैच, मेथड्स, एसोसिएटेड फंक्शंस, एक्सटर्नल क्रेट्स एंड मोर. तो सिंगल एक चैप्टर में आज हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. सो दैट्स रियली ग्रेट. एंड इन द फॉलोइंग चैप्टर्स विल एक्सप्लोर दीज आइडियाज इन मोर डिटेल. इन दिस चैप्टर यू विल जस्ट प्रैक्टिस द फंडामेंटल्स. फाइन. सो हमें यहाँ पर बनाना क्या है? हमें यहाँ पर एक क्लासिक बिगनर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनानी है, दैट इज गेसिंग अ गेम. सो अगर आप इसको रीड करते हो, अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन को रीड करोगे, यू विल गेट इट दैट हियर इज हाउ इट वर्क्स. द प्रोग्राम विल जनरेट अ रैंडम इंटीजर बिटवीन 1 to 100. दैट्स फाइन. इट विल देन प्रॉम्प्ट द प्लेयर टू एंटर अ गेस. तो मतलब कि हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, बैकग्राउंड में या फिर स्टार्ट होने से पहले एक नंबर जनरेट करेगा, एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा फ्रॉम 1 to 100. लेट से हमारे प्रोग्राम ने जनरेट किया 50. अब हम यूज़र से पूछेंगे कि बताओ हमने कौन सा नंबर जनरेट किया है. सो हम यूज़र से पूछेंगे दैट बताओ हमने कौन सा नंबर जनरेट किया. सो यूज़र एक गेस करेगा एंड बेस्ड ऑन दैट गेस हम यूज़र को कुछ आउटपुट देंगे. फॉर एग्जांपल लेट से अगर हमारे सिस्टम ने नंबर जनरेट किया था 50 रैंडमली, अगर यूज़र गेस करता है 20 तो हम उसको बोलेंगे कि भाई जो तुमने गेस किया है वो नंबर काफ़ी छोटा है. एंड अगर वो गेस करता है लेट से 100 तो हम उसको बोलेंगे यार तुम्हारा नंबर काफ़ी बड़ा है. एंड अगर वो गेस करता है लेट से 50 विच इज़ राइट तो हम उसको बोलेंगे वेरी गुड. एंड उसके बाद हम उसको दोबारा से प्रॉम्प्ट कर सकते हैं. सो दिस इज़ वॉट वी हैव टू इम्प्लीमेंट इन दिस गेम. सो यू कैन सी दैट इट विल then prompt the user, then prompt the player to enter a guess. After the guess is entered, the program will indicate whether the guess was too low or too high or if the guess was correct. And अगर हमारा जो guess है वो correct होगा तो हमारा प्रोग्राम exit out कर जाएगा. So this is what we have to implement. Okay. So यहाँ पे कुछ steps हैं that किस तरह से हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं. So let's begin. सो फर्स्ट स्टेप हमारे पास आता है दैट इज़ हमें एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना है. तो न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमने लास्ट चैप्टर में देखा था वी यूज़ कार्गो न्यू एंड फिर उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट का एंड अगर आपको कन्वेंशन याद है, अगर आपके पास 2 लेटर्स होते हैं, 2 वर्ड्स होते हैं तो आप उसको अंडरस्कोर से ज्वाइन करते हो. सो यहाँ पर दिस इज़ माई टर्मिनल. यू कैन सी दैट ये हमारा टर्मिनल. थोड़ा जूम इन कर लेते हैं. सो लास्ट प्रोग्राम में हमने बस एक हेलो कार्गो बनाया था. सो यहाँ पर हम करेंगे कार्गो न्यू एंड देन गेसिंग अंडरस्कोर गेम एंड इसको हम करते हैं एंटर. तो ये क्या करेगा, मेरे लिए एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएगा. यू कैन सी गेसिंग द गेम एंड इसके अंदर हम जाएंगे गेसिंग गेम एंड इसको हम कर लेंगे कोड डॉट, जिससे मेरे VS कोड के अंदर ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट चल जाएगा. राइट. ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लॉन्च होगा. सो यू कैन सी दैट ये है हमारा बेयर मिनिमम लाइक बॉयलर प्लेट कोड जो कार्गो न्यू ने जनरेट किया, जिसमें वी हैव दिस टॉमल फाइल. टॉमल फाइल क्या होता है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. लॉग फाइल है, गिट इग्नोर फाइल है, हमारे पास कुछ टारगेट है, हमारे पास सोर्स है एंड सोर्स में बस एक मेन फाइल है जिसके अंदर ये हमारा डिफॉल्ट कोड है दैट इज हेलो वर्ल्ड. ओके. सो दिस इज़ फाइन. सो फर्स्ट कमांड थी हमारी कार्गो न्यू जिसने क्या किया, एक प्रोजेक्ट का नेम लिया गेसिंग गेम एंड एज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट द सेकेंड कमांड चेंजेस द न्यू प्रोजेक्ट डायरेक्टरी. सो दैट इज़ फाइन. तो ये CD वाला जो है दैट इज़ बेसिकली कि हमें उस फोल्डर के अंदर CD करना है, दैट इज़ चेंज डायरेक्टरी. एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक टॉमल फाइल है. सो व्हाट दे आर सेइंग इज कि आप अपने टॉमल फाइल को देख सकते हो दैट ये है आपकी टॉमल फाइल जिसके अंदर आपके पास पैकेजेस में कुछ है एंड आपके पास डिपेंडेंसीज में कुछ भी नहीं है, विच इज़ गुड. ओके. सो लेट्स गो अहेड. ओके, लेट्स गो अहेड एंड यहाँ पर हम बात करते हैं. एज यू सॉ इन चैप्टर 1 कार्गो न्यू जनरेट्स अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम फॉर यू. चेक दिस सोर्स डॉट मेन एंड सोर्स मेन डॉट RS के अंदर वी हैव दिस थिंग. एंड अब इसको कंपाइल करके भी देख लेते हैं. सो एक बार हम इसको कंपाइल करें. सो कंपाइल करने के लिए वी हैव कार्गो एंड कार्गो रन. सो कार्गो रन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली फर्स्ट टाइम कंपाइल भी करेगा एंड उसको वो रन भी करेगा. यू कैन सी आई एम गेटिंग द आउटपुट. अगर मैं इस कोड को दोबारा से रन करूँगा यू विल सी इस टाइम कंपाइलेशन वाला स्टेप नहीं आया. क्यों? बिकॉज हमने अपने सोर्स कोड में कुछ चेंज ही नहीं किया. सो कार्गो स्मार्ट इनफ कि अगर हम कुछ चेंज करेंगे सिर्फ और सिर्फ तभी वो उसको रन करेगा. सो द रन कमांड comes in handy when you need to rapidly iterate on a project, as we'll do in this game, quickly testing each iteration before moving on to the next one. Okay. So यहाँ पर let's now try to create our first step, that is processing a guess. ये है हमारा first section of this chapter जिसमें हमारा टास्क क्या है, हमें यूज़र से इनपुट लेना है. ओके. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द गेसिंग गेम प्रोग्राम विल बी टू आस्क द यूज़र इनपुट. तो यहाँ पे हम यूज़र इनपुट के साथ काम कर रहे होंगे. प्रोसेस दैट इनपुट
and check that input is in the expected form or not. Okay, so I'll tell you that हम इसको कैसे कर सकते हैं. सो अगर हमें यूज़र से इनपुट लेना है तो लेट्स डू वन थिंग. पहले हम यहाँ पर एक प्रिंटलन स्टेटमेंट करेंगे एंड हम उसको बोलेंगे गेस द नंबर. ओके, एंड फिर लेट्स प्रॉम्प्ट द यूज़र. एक प्रिंटलन स्टेटमेंट करते हैं, प्रिंटलन मैक्रो, एंड हम बोलेंगे यूज़र से दैट हे गेस अ नंबर. सो हम यूज़र को क्या कह रहे हैं कि यार एक नंबर गेस करो. सो गेस अ नंबर. ओके, सो प्लीज़ इनपुट योर गेस, या फिर आप बोल सकते हो गेस अ नंबर, वन एंड द सेम थिंग. ओके, अब यहाँ पर हमें यूज़र से इनपुट को लेना है, राइट. हमें यूज़र का इनपुट लेना है. तो यूज़र के इनपुट को लेने के लिए हम यहाँ पर एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी का, हम एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे जिसको हम बोलेंगे यूज़. ओके, यूज़ std::io. तो ये लाइन क्या करती है, ये जो पर्टिकुलर लाइन मैंने टॉप पे लिखी, ये क्या करती है, ये इस आईओ लाइब्रेरी को, इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को स्कोप में लेके आती है. ओके, सो यहाँ पर यू विल सी दैट. ओके, तो हमने अभी क्या किया, यूज़ std दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को हमने अपने स्कोप में इनेबल कर लिया है. तो अब हम इस आईओ को यूज़ कर सकते हैं. तो इसके बारे में पढ़ते हैं दैट दिस कोड कंटेन्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. सो लेट्स गो ओवर इट लाइन बाय लाइन. To obtain the user input and then print the result as an output, we need to bring IO, right? IO, input output library, into the scope. The IO library comes from the standard library known as std. तो ये जो IO library है, input output library है, ये std library से आती है. तो हमने क्या किया, use कीवर्ड का यूज़ किया. सो टॉप पे use, एंड हमने इस IO को जो कि स्टैंडर्ड में से एक्सपोर्ट हो रहा है, वो हमने उसको अपने स्कोप में हमें उसको अपने स्कोप में ले आए. ओके, बाय डिफॉल्ट, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, Rust has a set of items defined in the standard library that is bring into the scope of every program. This set is called prelude, and you can see everything that is in this standard library. अब ये prelude क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने यहाँ पर ना एक स्ट्रिंग बनाने का ट्राई किया. ओके, सो जस्ट पे अटेंशन टू दिस. लेट्स से हम इस तरह से एक स्ट्रिंग बना सकते हैं. ओके, तो मैंने ना एक तरह का एक स्ट्रिंग बनाया एंड मैंने इस स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल में असाइन कर दिया. तो क्या आप इस प्रोग्राम में कहीं पर भी देख सकते हैं दैट हमने कहीं पे भी स्ट्रिंग को इंपोर्ट नहीं किया. राइट, हमने कहीं पर भी स्ट्रिंग को इंपोर्ट नहीं किया, बट फिर भी मैं यहाँ पर स्ट्रिंग को यूज़ कर पा रहा हूँ. क्यों? बिकॉज वो हमारे प्रील्यूड में इंक्लूडेड है. दैट मीन्स जब भी हमारा प्रोग्राम रन करता है, जब भी हमारा एक मेन प्रोग्राम बनता है, तो कुछ सेट ऑफ लाइब्रेरीज ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाती हैं जो हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं. ओके, एंड इन चीज़ों को क्या कहा जाता है, इन चीज़ों को कहा जाता है प्रील्यूड. अगर हम यहाँ पर जाएंगे दैट व्हाट इज़ अ प्रील्यूड, so you can see that the Rust prelude, ये Rust के documentation है. Rust comes with a variety of things in the standard library. ठीक है, however if, now this is very important. okay, इस लाइन को रीड करते हैं एक सेकेंड. However, if you manually import every single line that you use, it would be very verbose. तो वो कह रहे हैं कि यार हर चीज़ हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें हैं. अगर हमें हर चीज़ को ही इंपोर्ट करना पड़े तो एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाने के लिए भी हमें बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी एंड हमारा जो कोड होगा वो बहुत वर्बोस हो जाएगा, वो बहुत भरा भरा सा हो जाएगा. बट इम्पोर्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट अ प्रोग्राम विल नेवर यूज इजंट गुड ईदर. तो अगर उन्होंने क्या कहा कि अगर हम सब कुछ ही आपको अवेलेबल करते हैं ग्लोबल स्कोप में, एक काइंड ऑफ अ ग्लोबल स्कोप, तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं है. बिकॉज उससे क्या होगा, आपका जो प्रोग्राम है वो वैसे ही बहुत ब्लोटेड होगा, बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ ही नहीं कर रहे होंगे. सो इन्होंने क्या किया, एक हाइब्रिड अप्रोच ली एंड इन्होंने कहा द प्रील्यूड इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट रस्ट ऑटोमेटिकली इंपोर्ट्स इनटू एवरी रस्ट प्रोग्राम. It's kept as small as possible and is focused on things, particularly traits which are used in almost every single Rust program. Got it? तो यानी कि यहाँ पर जैसे हमने अभी स्ट्रिंग का यूज़ किया तो वो हमारे प्रीलोड के अंदर मतलब है, हमारे लिस्ट में है, तो उसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये हर रस्ट प्रोग्राम के अंदर अवेलेबल होगा. लेकिन जो ये आईओ पैकेज है ये हमारे प्रील्यूड में नहीं है, तो इसको हमें एक्सप्लिसिटली स्कोप में लेके आना पड़ता है. सो इस तरह से हम अपने पैकेजेस को स्कोप में ला सकते हैं. ठीक है, सो if a type you want isn't in the prelude, you have to bring that type into the scope explicitly with a use statement जो हमने अभी डिस्कस किया. Nice. Use the stdio library. Using the stdio library provides you with a number of useful features including ability to accept the user input. तो इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी से हम क्या कर सकते हैं, हम यूज़र का इनपुट ले सकते हैं. कैसे, वो मैं बताता हूँ.
पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाएंगे। ओके हमें यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाना है जिसमें हम यूज़र के इनपुट को रख सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लेट। ओके तो यहाँ पे हम वेरिएबल्स का काम कर रहे हैं एंड यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं गेस एंड इसको हम इक्वल करेंगे एक खाली स्ट्रिंग पे। सो स्ट्रिंग डॉट न्यू। तो ये क्या करेगा, ये हीप में मेरे लिए एक स्ट्रिंग बनाएगा। ओके ये हम स्ट्रिंग क्यों बना रहे हैं, बिकॉज जो यूज़र का इनपुट है उसको हमें कहीं तो स्टोर करना है। लेट्स से यूज़र ने इनपुट किया पीयूष गर्ग, तो ये जो पीयूष गर्ग इनपुट है इसको हमें कहीं पर तो स्टोर करना है। तो उस स्टोरेज के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया गेस। ओके अब हम क्या करेंगे, इस IO लाइब्रेरी की हेल्प से हम बोलेंगे दैट यूज़र से ना टर्मिनल से इनपुट को कलेक्ट करो एंड जो भी यूज़र इनपुट करता है मेरे को उस गेस में डाल दो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं IO एंड इसके अंदर वी हैव अ फंक्शन दैट इज stdin स्टैंडर्ड इनपुट, जो हमारी स्टैंडर्ड इनपुट है। इसमें वी हैव अ फंक्शन दैट इज नोन एज रीड लाइन। ठीक है सो डॉट रीड लाइन एंड इसमें हम क्या करेंगे, हम इस गेस को पास कर देंगे। राइट हम इस गेस को पास कर देंगे। सो यू कैन ऑलरेडी सी दैट हमारे पास यहाँ पर कुछ तो एक एरर आ रहा है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो हमने आइडली इस लाइन से एक बहुत ही सिंपल वर्ड बोली कि भाई IO इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी जो हमने यहाँ पे स्कोप में लाए थे कि भाई स्टैंडर्ड इनपुट को ना रीड करो लाइन बाय लाइन। ओके लाइन रीड लाइन एंड उसको मेरे गेस वेरिएबल में डाल दो। अगर आप रीड लाइन के ऊपर होवर करते हो तो व्हाट यू विल सी इज, ये क्या करता है, लॉक्स दिस हैंडल एंड रीड्स अ लाइन ऑफ इनपुट। ओके अपेंडिंग इट टू द स्पेसिफाइड बफर। तो ये क्या करता है, ये ओरिजिनल जो भी आप इसमें वेरिएबल पास करते हो ना उसमें अपेंड कर देता है, उसको ओवरराइट नहीं करता। ओके दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो ये वाली चीज़ हम स्किप कर सकते हैं बिकॉज यू नो मेन फंक्शन क्या होता है, प्रिंटलन क्या होता है, दैट इज़ फाइन। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लेट्स गो लिटिल बिट डाउन। ठीक है तो यहाँ पे क्या कर रहा है, दैट रिकॉल दैट वी हैव इंक्लूडेड द इनपुट आउटपुट फंक्शनैलिटी फ्रॉम द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूजिंग दिस स्टेटमेंट ऑन द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम। Now we will call standard in function from the IO module which will allow us to handle the user input. So IO standard input dot readline and there is a guess. अब ये चीज़ क्या है, इसके ऊपर हम 1 मिनट में आएंगे। इफ़ वी हैडंट इम्पोर्ट द IO तो हम उसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते थे। मतलब कि अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली भी आप डायरेक्टली भी यहाँ पे स्टैंडर्ड एंड IO को यूज़ कर सकते हो। बट इससे प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा सा ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा एंड इट इज़ नॉट रियली क्लीनर। सो इट्स गुड कि हम इसको टॉप पे इंपोर्ट कर लें। ओके द स्टैंडर्ड इन फंक्शन रिटर्न्स एन इंस्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट। तो ये जो हमारा स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन है ना, ये जो हमारा स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन है, ये रिटर्न क्या करता है, एक स्टैंडर्ड इनपुट का इंस्टेंस विच इज़ अ टाइप दैट रिप्रेजेंट्स टू हैंडल द स्टैंडर्ड इनपुट फॉर योर टर्मिनल। तो टर्मिनल से इनपुट लेने में काम आता है। नेक्स्ट द लाइन रीड लाइन, ये जो हमारा रीड लाइन फंक्शन है ना, रीड लाइन कॉल्स द रीड लाइन मेथड ऑन द स्टैंडर्ड इनपुट handle to get the input from the user. ठीक है we are also passing a mutable guess as the argument to read line to tell what string to store the user input in. ठीक है अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, द फुल जॉब ऑफ रीड लाइन इज टू टेक वट एवर द यूजर टाइप्स इन टू द स्टैंडर्ड इनपुट एंड append that into the string without overwriting the contents. This is very important कि वो क्या करता है, जो भी यूज़र टाइप करेगा वो बस इस गेस में ना ऐड कर देगा, कंकैटिनेट या फिर अपेंड कर देगा विदाउट ओवरराइटिंग इसके अपने कंटेंट। लेट्स से अगर स्ट्रिंग के अंदर ऑलरेडी एक हेलो वर्ल्ड था एंड यूजर ने पीयूष गर्ग टाइप किया तो हेलो वर्ल्ड पीयूष गर्ग कर देगा, तो वो उसके आगे अपेंड करता है, उसको ओवरराइट नहीं करता है। अब इंटरेस्टिंगली हम थोड़ा सा वापस चलते हैं। ठीक है इंटरेस्टिंगली यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ रहा है, एक्सपेक्टेड एंड मट फाउंड स्ट्रिंग। तो इसका क्या मतलब है, ठीक है इस चीज़ को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा वेरिएबल्स को पहले समझना पड़ेगा, दैट वेरिएबल्स किस तरह से काम करते हैं रस्ट के अंदर। ओके सो इसके लिए ना व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पर हम cd डॉट डॉट कर लेते हैं एंड यहाँ पर ना एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं दैट इज़ फॉर वेरिएबल्स। ओके वेरिएबल्स, सो वेरिएबल्स अंडरस्कोर, इसको हम नाम देते हैं वेरिएबल्स लर्न। तो हम वेरिएबल्स को लर्न करना चाहते हैं, सो cd इंटू दी वेरिएबल्स लर्न एंड यहाँ पर हम कर लेते हैं कोड डॉट। सो रस्ट में ना जो वेरिएबल्स है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सो रस्ट में व्हाट यू कैन डू इज, लेट से मैंने ना यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, हम तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं लेट, हम इसमें एज बना लेते हैं एज इक्वल्स 24। ठीक है तो ये हमारा एक सिंपल सा वेरिएबल है एंड इसको यू कैन सी ऑटोमेटिकली रस्ट ने क्या टाइप दिया, i32 इंटीजर 32, दैट्स फाइन। अब हम इसको प्रिंटलन कर लेते हैं दैट माई एज एज एंड इसमें हम एज को डाल सकते हैं, दिस इज़ अ प्लेस होल्डर। ठीक है सो एज की हम वैल्यू हम यहाँ पे डाल सकते हैं एंड अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा यू कैन सी दैट इट इज़ सेइंग माई एज इज़ 24 विच इज़ फाइन।
अब लेट्स से अगर हम यहाँ पर एज की वैल्यू असाइन कर देते हैं लेट्स से 25, तो व्हाट यू विल नोटिस इज दैट हमारे पास यहाँ पर एक एरर इज कमिंग एंड ये एरर क्या कह रहा है, कैन नॉट म्यूटेट इम्यूटेबल वेरिएबल आर्क एज, सॉरी। सो इसका क्या मतलब, दैट रस्ट में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ना वो बाय डिफ़ॉल्ट इम्यूटेबल होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इम्यूटेबल, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, दैट यहाँ पर क्या होता है, सो नाउ यू कैन सी दैट फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक लेट लिया, लेट apples equals to 5. This line creates a new variable named apples, okay, and binds it to the value 5. तो यहाँ पर जैसे हमने एज बनाया एंड एज की हमने वैल्यू क्या बाइंड कर दी 24, विच इज़ फाइन, राइट। इन रस्ट वेरिएबल्स आर immutable by default, meaning once we give the variable a value, the value won't change. ओके तो मतलब कि इम्यूटेबल है। एक और तरीका क्या है वेरिएबल्स का डील करने का, कि मैंने यहाँ पर एक खाली एज बना लेता हूँ। ओके सो लेट्स से खाली एज है एंड मैंने एज की वैल्यू 25 यहाँ पे डाल दी, दैट इज़ फाइन। लेकिन अब अगर मैं इसको दोबारा चेंज करने का ट्राई करता हूँ, दैट इज़ 26, तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हर चीज़ क्या है, हर चीज़ यहाँ पर इम्यूटेबल है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर हमने एक बार एज को वैल्यू दे दी 24, क्या हम इसको कभी चेंज ही नहीं कर पाएंगे? क्या हम इस वैल्यू को कभी चेंज ही नहीं कर पाएंगे? हम कर सकते हैं, हमें इस पर्टिकुलर वेरिएबल को म्यूटेबल बनाना होगा। तो यानी कि अगर मैं ऐसे ट्राई करूंगा, ऑब्वियसली हमें एरर आएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे म्यूट कीवर्ड का यूज़ करता हूँ, म्यूट स्टैंड्स फॉर म्यूटेबल, मट भी कह सकते हैं, तो जैसे मैंने इसको म्यूट बोला तो यहाँ पर क्या हुआ, अब हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। एंड अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, यू कैन सी दैट हमारे पास यहाँ पर एक वार्निंग आ रही है, दैट्स फाइन, लेकिन माई एज इज़ नाउ गेटिंग 25। तो मतलब कि सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें इसको म्यूटेबल बनाना है। अब कमिंग बैक टू द प्रोग्राम, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये जो गेस है दिस इज़ अ इम्यूटेबल, ये इम्यूटेबल है। मतलब कि अगर आप चाहो कि गेस के अंदर मैं ना कुछ पुश करना चाहता हूँ, स्ट्रिंग, दैट इज़ पीयूष कर, तो क्या आप ये चीज़ कर सकते हो? आप ये चीज़ कर ही नहीं सकते। क्यों? बिकॉज ये चीज़ म्यूटेबल ही नहीं है, करेक्ट, दिस इज़ नॉट म्यूटेबल। यू कैन सी हमारे पास एरर आ रहा है दैट कैन नॉट म्यूटेट एन इम्यूटेबल वेरिएबल। तो पहली चीज़ क्या है दैट ये गेस जो है, जो हम यहाँ पे गेस को पास कर रहे हैं, क्या ये हमारे स्ट्रिंग को पास कर पाएगा इस गेस के अंदर? नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये म्यूटेबल नहीं है। तो पहली चीज़ तो इसको म्यूटेबल बना दो, ठीक है, बिकॉज मुझे पता है कि यार गेस के अंदर हमें एक वैल्यू को अपेंड करवाना, जो भी यूज़र एंटर करेगा, तो इसको पहले तो म्यूटेबल बना दो। बट इवन आफ्टर मेकिंग म्यूटेबल यू कैन सी हमारे पास ये एरर आ रहा है। हमारे पास ये एरर क्यों आ रहा है? दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अगर अब मैं वो सेम स्टेटमेंट को लिखता हूँ, दैट इज़ गेस डॉट पुश स्ट्रिंग, एंड हम यहाँ पर कुछ पुश करते हैं, दैट इज़ लेट्स से पीयूष गर्ग। ओके सो पीयूष को हम यहाँ पे पुश करते हैं, तो व्हाट यू विल नोटिस इज दैट ये पर्टिकुलर लाइन अब हैप्पी है। अगर ये नहीं होता तो ये इस पर्टिकुलर लाइन पे भी एरर आता, ठीक है। तो लेट मी जस्ट कमेंट आउट, यू कैन सी इसमें एरर आ रहा है, लेकिन जैसे ही हमने इसको म्यूटेबल बनाया तो वो एरर चला गया। तो म्यूटेबल तो ये बन गया, बट अभी भी जो रीड लाइन है ना वो कह रहा है कि भाई मुझे को तो म्यूटेबल चाहिए। तो रस्ट में क्या होता है, जब आप कोई भी वेरिएबल बनाते हो ना, दैट इज़ अ म्यूटेबल, आपने इसको म्यूटेबल वेरिएबल बना लिया, दैट्स फाइन। लेकिन जब आप ये गेस इस रीड लाइन को दे रहे हो ना, तो आप उसको एक म्यूटेबल रेफरेंस नहीं दे रहे हो। आप तो इस प्रोग्राम के अंदर इसको म्यूटेट कर सकते हो, बट आपने ना रीड लाइन को एक तरह की परमिशन नहीं दी, आपने उसको नहीं बोला कि भाई तू भी इसको म्यूटेट कर ले। सो हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज़ हमें ना इस गेस का एक रेफरेंस देना है, ठीक है, रीड लाइन को, एंड हमें बताना है कि भाई तुम्हारे पास इस वेरिएबल का रेफरेंस तो है, एंड एक म्यूटेबल रेफरेंस ले लो। म्यूटेबल रेफरेंस का मतलब कि तुम ना इसके अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, समझ गए? लेट फॉर एग्जांपल, लेट्स से अगर आपके पास एक कार है, ओके, यू ओन अ कार, तो आप तो अपनी कार में चेंजेस कर ही सकते हो ना, आप तो उसके टायर चेंज कर ही सकते हो, आप तो उसको उसकी पेंट जॉब भी करवा सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी कार किसी फ्रेंड को दे रहे हो, तो आप उसको परमिशन दोगे कि हाँ भाई तू इस कार में कुछ करवा सकता है, चेंजेस मॉडिफिकेशन करवा सकता है, या फिर आप बोलोगे कि नहीं, तो सिर्फ इसको यूज़ कर, तो इसको चेंजेस नहीं कर सकता। सो सिमिलरली हम रीड लाइन को क्या कह रहे हैं कि भाई मेरे पास एक वेरिएबल है गेस, तुम ना इस गेस वेरिएबल को ले लो, एंड येस ये है इसका रेफरेंस, तो रेफरेंसेस के बारे में एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, एंड तुम इसका एक म्यूटेबल रेफरेंस ले लो, मतलब कि यू आर अलाउड टू म्यूटेट दिस वेरिएबल। लेकिन अगर ये वेरिएबल ही म्यूटेबल ना होता, तो अगर कोई चीज़ म्यूटेबल ही नहीं है तो तुम उसका म्यूटेबल रेफरेंस कैसे पास कर रहे हो? तो हमें उसको म्यूटेबल भी बनाना है एंड उसका म्यूटेबल रेफरेंस यहाँ पे पास भी करना है। नाउ यू कैन सी दैट हमारे पास कोई भी एरर नहीं आ रहा, सिर्फ एक वार्निंग आ रही है।
तो फटाफट एक कार्गो रन कर लें. सो कार्गो रन कर लेते हैं. सो यू कैन सी इट्स वर्किंग एंड ये ना मेरे इनपुट मांग रहा है, मेरे से ये इनपुट मांग रहा है. इनपुट डाल देते 23 एंड एंटर. सो यू कैन सी दैट येस इनपुट इज़ वर्किंग, बट कुछ तो हमारे पास वार्निंग आ रही है जिसको हम थोड़ी देर में देखते हैं. अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक प्रिंट एल एन करते हैं दैट यू गेस्ट. ओके, यू गेस्ट. एंड यहाँ पर ना हम अपने गेस वेरिएबल को प्रिंट कर लेते हैं. सो ये है हमारा गेस वेरिएबल. सो अब देखते हैं दैट हमारा जो ये प्रोग्राम है किस तरह का बिहेव कर रहा है. सो इट इज सेइंग प्लीज इनपुट अ गेस. मैं यहाँ पे गेस एंटर करूँगा 67 एंड एंटर. यू कैन सी इट इज सेइंग यू गेस्ट 67. तो मतलब कि एक चीज़ तो फॉर श्योर है दैट येस ये गेस जो भी ये इनपुट लेता है ये मेरे गेस के अंदर उसको अपेंड करके दे देता है. एंड बाय डिफॉल्ट मेरा ये स्ट्रिंग एम्प्टी है. सो इट्स वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन. बहुत बढ़िया. ठीक है. सो अगर हम इसको पढ़ेंगे यू विल सी दिस ओनली दैट ये इम्यूटेबल है एंड म्यूट कीवर्ड लगा दिया तो ये म्यूटेबल बन गया. सो रिटर्निंग टू द गेसिंग गेम प्रोग्राम, you know that let mute guess will introduce a mutable variable named guess. तो ये पर्टिकुलर लाइन एक न्यू वेरिएबल बना रही है जो म्यूटेबल है. द इक्वल साइन टेल्स दैट रस्ट वी वांट टू बाइंड समथिंग टू द वेरिएबल नाउ. ऑन द राइट ऑफ द इक्वल साइन द वैल्यू इज गेस इज बाउंडेड टू विच इज द रिजल्ट ऑफ कॉलिंग द स्ट्रिंग न्यू फंक्शन. तो इस वैल्यू को हम किस चीज़ से बाइंड कर रहे हैं, कौन से वैल्यू से बाइंड कर रहे हैं, वो है स्ट्रिंग कोलन कोलन न्यू. तो ये है इसका टाइप. अगर आप टाइप नहीं भी दोगे तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा इसका टाइप स्ट्रिंग है. लेकिन अगर आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो आप इसको टाइप भी दे सकते हो. सो कोलन जैसे हम टाइप स्क्रिप्ट में करते हैं ना, सो ये हमने टाइप दिया एंड इसको हमने असाइन कर दिया. सो इस केस में वी कैन इवन रिमूव द टाइप. सो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेगा इसका टाइप स्ट्रिंग है. सो हमने इसको बाइंड कर दिया स्ट्रिंग न्यू से. सो स्ट्रिंग न्यू क्या है? A function that returns a new instance of string. So string is a string type provided by the standard library that is, now this is very important, growable. मतलब कि आप इसको grow कर सकते हो, आप इसके अंदर और string add कर सकते हो. and ये UTF encoded है. ओके, UTF-8 encoded है. इसका क्या मतलब? एक सेकंड में आएंगे इस चीज़ के ऊपर, थोड़ा सा आगे समझते हैं. द कोलन कोलन सिंटैक्स इन द न्यू. तो ये जो हम कोलन कोलन करें ना कि यार स्ट्रिंग के ऊपर कोलन कोलन न्यू, इसका क्या मतलब होता है? दिस लाइन इंडिकेट्स दैट न्यू इज एन एसोसिएटेड फंक्शन ऑफ द स्ट्रिंग टाइप. मतलब कि जो स्ट्रिंग टाइप है हमारे पास उसके अंदर एक फंक्शन है, उस टाइप के अंदर एक फंक्शन है दैट इज न्यू. ओके, सो ये जो हमारा स्ट्रिंग स्ट्रक्ट है उसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन है न्यू. An associated function is a function that's implemented on a type. तो string के ऊपर एक new function implemented है. ओके, सो यू कैन इवन सी अगर हम इसमें कमांड क्लिक करते हैं तो ये हमारा ऐसे स्ट्रिंग है, राइट? स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास एक न्यू फंक्शन है विच रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग. ओके, सो दिस इज फाइन. इन केस ऑफ स्ट्रिंग द न्यू फंक्शन creates a new empty string. So you will find a new function on many types because it's a common name for a function that makes a new value of some kind. So in full, let mut guess equals string new line creates a mutable variable that is currently bound to a new empty instance of the string. So वो क्या करता है जो new है, basically ये एक new instance return करता है एक string का which is growable. ओके, ग्रोएबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ग्रो कर सकता है. एंड हमने इसका एक रेफरेंस पास किया एंड हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया. फाइन. तो अब ये वाली चीज़ हमने देख चुका है कि इस फंक्शन को यूज़ करके हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, राइट? तो ये हमने पहले ही समझ लिया. सो नेक्स्ट द रीड लाइन इनपुट कॉल्स द रीड लाइन. तो ये हमने देख लिया. द एंड इंडिकेट्स दैट द आर्ग्यूमेंट इज अ रेफरेंस. तो ये बेसिकली बता रहे हैं दैट ये जो एंड है ये एक रेफरेंस है विच गिव्स you a way to let multiple parts of your code access one piece of data without needing to copy the data into the memory multiple times. तो जो रेफरेंसेज है ना एक्चुअली में सी और सी प्लस में तो काफ़ी ईजी हैं. एंड रेफरेंसेज आर कॉम्प्लेक्स फीचर एंड वन ऑफ द रस्ट मेजर एडवांटेज इज हाउ सेफ एंड ईजी इट इज़ टू यूज़ रेफरेंसेज. तो रस्ट के अंदर जो ये रेफरेंसेज है ना ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है. सो डोंट वरी, आने वाले चैप्टर 4 के अंदर वी विल हैव रेफरेंसेज इन डेप्थ. ओके, सो यहाँ पर क्या है, रेफरेंसेज आर कॉम्प्लेक्स. यू डोंट नीड टू नो अ लॉट ऑफ दीज डिटेल्स टू फिनिश अ प्रोग्राम. फॉर नाउ ऑल यू नीड टू नो इज दैट लाइक वेरिएबल्स रेफरेंसेज आर इम्यूटेबल बाय डिफॉल्ट. तो बाय डिफॉल्ट अगर आप सिर्फ रेफरेंस पास कर रहे हो ये एक इम्यूटेबल रेफरेंस है, चेंज नहीं कर सकते. हेंस यू कैन राइट एट मट rather than and guess to make it mutable. Okay, so इसको mutable बनाने के लिए हम mute कीवर्ड का यूज़ करेंगे. अब handling potential failures with results. We are still working on this line of code and we are now discussing the third line of the code, but note still this is a part of single logical code. Okay,
तो एक्चुअली में ना ये पूरी लाइन कुछ इस तरीके की दिखती है, जिसमें यू हैव आयो, स्टैंडर्ड इनपुट, रीड लाइन, म्यूटेबल गेस, डॉट एक्सपेक्ट, दिस इज समथिंग न्यू, है ना, ये कुछ न्यू है। तो ये लाइन क्या करती है, देखो अगर हम रीड लाइन के ऊपर होवर करेंगे ना, तो व्हाट यू विल नोटिस इज दैट ये ना एक रिजल्ट रिटर्न करता है। कैन यू सी दैट ये क्या रिटर्न करता है, एक रिजल्ट रिटर्न करता है। रिजल्ट क्या है, ओके, रिजल्ट क्या चीज़ है, रिजल्ट ना एक इनम है रस्ट के अंदर, जो हमें हेल्प करता है कि जो आउटपुट है कि वो एक सक्सेसफुल आउटपुट है या फिर वो एक एरर आउटपुट है। आई टेल यू व्हाट, ओके, as mentioned earlier, read line puts whatever the user enters in the string we pass to it। ठीक है, तो ये हमें क्लियर है दैट जो भी हम इसमें पास करते हैं उसमें वो अपेंड कर देता है। बट इट ऑल्सो रिटर्न्स अ रिजल्ट वैल्यू। तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ना एक इनम है, ऑफन कॉल्ड एज इनम, विच इज अ टाइप दैट कैन बी वन ऑफ द मल्टीपल पॉसिबल स्टेट्स। ओके, वी कॉल ईच पॉसिबल स्टेट एज अ वेरिएंट। तो ये जो रिजल्ट रिटर्न हो रहा है ना, इसके अंदर ना दो पॉसिबल स्टेट्स हैं। एक है कि हाँ सब कुछ सक्सेसफुल हुआ, दूसरा एरर हो गया। एंड ये जो दो टाइप्स, ये जो हमने दो अभी टाइप्स की बात की ना, सक्सेसफुल एंड एरर, इनको कहा जाता है वेरिएंट। ठीक है, तो दैट मीन्स इस पर्टिकुलर रिजल्ट के कितने वेरिएंट्स हैं, दो वेरिएंट्स हैं। कौन कौन से दो वेरिएंट्स हैं, रिजल्ट के जो वेरिएंट्स हैं ना वो है ओके, मतलब सब कुछ ठीक है, एंड एरर। तो मतलब कि अगर ये लाइन यूज़र से इनपुट कलेक्ट कर पाती है तो ये हमें क्या रिटर्न करेगी, ये हमें बोलेगी ओके, राइट, सॉरी मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। तो ये हमें रिटर्न करेगी ओके, एवरीथिंग वाज ओके। लेकिन अगर इसको इनपुट कलेक्ट करने में कोई भी दिक्कत आती है, कोई एरर आता है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, एरर। तो मतलब कि इसके दो पॉसिबल स्टेट्स हैं। ओके, सो the OK variant indicates that the operation was successful and the inside OK is successfully generated. The error variant means the operation failed. Okay, and यहाँ पर हमारा ऑपरेशन क्यों फेल हो सकता है, मे बी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ तो प्रॉब्लम था, एंड द एरर कंटेन्स द इंफॉर्मेशन हाउ और वाई द ऑपरेशन फेल्ड। तो मतलब कि वैल्यूज ऑन द रस्ट रिजल्ट टाइप like values on any type have methods defined to them an instance of result। okay, so यहाँ पे हम बात करते हैं, तो हमें ये चीज़ पता लग गया था ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये हमें रिटर्न करता है एक रिजल्ट। तो अब हमें हैंडल करना चाहिए कि अगर हमारा रिजल्ट ओके आता है तो हमें क्या करना चाहिए, एंड अगर हमारा रिजल्ट एरर आता है तो क्या करना चाहिए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम ना रिजल्ट के ऊपर एक फंक्शन कॉल कर सकते हैं एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट के अंदर हम एक मैसेज डाल सकते हैं दैट इज लाइक फेल्ड टू रीड यूज़र इनपुट। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये जो डॉट एक्सपेक्ट फंक्शन मैंने लगाया ना, ये क्या करेगा, बेसिकली हम पता क्या कह रहे हैं कि भाई मेरे को ना हैंडल ही नहीं करना, मेरे को कुछ भी एक्सप्लिसिटली ओके एरर हैंडल नहीं करना। मैं ना ऑप्टिमिस्टिक हूँ यहाँ पे, मैं सोच रहा हूँ कि यार ये लाइन ना कभी फेल होएगी ही नहीं, ये लाइन कभी नहीं फेल होगी। बट अगर ये कभी फेल होती है, मतलब कि ये पर्टिकुलर जो लाइन है ना, ये पर्टिकुलर लाइन जो रिजल्ट रिटर्न कर रही थी, अगर ये कभी फेल होती है तो बस कंसोल पे ना ये चीज़ प्रिंट करो और पूरा का पूरा प्रोग्राम क्रैश कर दो। अगर तो हमारा रिजल्ट ओके आता है, यानी कि हम यूज़र से इनपुट ले पाए, तो बस ठीक है ना, गेस में अपेंड करो और आगे बढ़ो। लेकिन अगर ये लाइन फेल कर जाती है ड्यू टू सम एनी रीजंस, ये बस क्या करेगा, इस मैसेज को हमारे कंसोल पे प्रिंट करेगा और ये हमारे प्रोग्राम को बंद कर देगा, वहीं पे क्रैश कर देगा, हमारे प्रोग्राम को पैनिक कर देगा। सो पैनिक्स इफ द वैल्यू एरर विद द पैनिक मैसेज यू इंक्लूडेड। तो मतलब कि ये क्या करेगा, बस ये खत्म कर देगा। तो आइडियली हमें यहाँ पर ना दोनों सिनेरियोस को खुद हैंडल करना चाहिए कि भाई अगर रिजल्ट ओके आ रहा है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, अगर एरर आ रहा है तो हो सकता है हम यूज़र से वापस इनपुट पूछें। बट इस केस में हमने क्या किया, हमने कहा मुझे एरर को हैंडल नहीं करना, बस एक्सपेक्ट करो कि हाँ चलेगा, नहीं चला तो बस ये वाली चीज़ इनपुट आउटपुट कर देना। तो ये हमने यहाँ पर किया है। ओके, सो यहाँ पे यू कैन सी दैट इफ़, तो यहाँ पे ये जो रिजल्ट वेरिएबल है ना, इसके ऊपर हम एक्सपेक्ट मेथड को कॉल कर रहे हैं। If the instance of the result is an error value, expect will cause the program to crash and display the message that you passed argument in the expect. If the readline method returns an error, it would be likely the result of an error coming from the underlying operating system. तो ये लाइन क्यों फेल हो सकती है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं कुछ ज़्यादा इस चीज़ में कर नहीं सकता, है ना, मतलब इसको मैं क्या ही हैंडल करूँ, मैं क्या ही कर लूँगा अगर ये फेल हो गया, बिकॉज आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है। इफ़ द इंस्टेंस ऑफ रिजल्ट इज़ एन ओके, अगर आपके पास ओके आया तो वैल्यू बस क्या करेगी, एक्सपेक्ट को कभी नहीं करेगी, एंड ये बस ओके वैल्यू को रिटर्न कर देगी एंड प्रोग्राम को आगे बढ़ा देगी। ठीक है, सो दिस इज़ वॉट वी आर डूइंग।
सो अगर हम यहाँ पे एक्सपेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे ना, तो वो बेसिकली एक वार्निंग देगा कि भाई मैंने एक रिजल्ट रिटर्न कर रहा हूँ और तुम उसको यूज़ ही नहीं कर रहे। अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो वो एक वार्निंग क्या दे रहा था कि भाई मैं एक रिजल्ट रिटर्न कर रहा हूँ, उसको कुछ तो कर लो भाई। तो मैंने कहा यार ठीक है, एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि भाई चलेगा, नहीं चला तो क्रैश कर देना प्रोग्राम। सो दिस इज वॉट वी आर डूइंग। ओके, so Rust warns you that you haven't used the result value that is returned from the read line, indicating that the program hasn't handled the possible error. So Rust is very smart. ठीक है, तो हमने अभी बस क्या किया, हमने ना एरर को सरप्रेस कर दिया। सरप्रेस मतलब हमने दबा दिया एरर को। तो दिस इज़ वन थिंग। सो सेकंड, अगले सेक्शन पे बढ़ते हैं। आई होप दिस वाज इंटरेस्टिंग। प्रिंटिंग वैल्यूज विद प्रिंट एलन। सो प्रिंट एलन क्या करता है, प्रिंट एलन के अंदर आप इस तरह से कुछ प्रिंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू गेस्ट एम्प्टी ब्रेसेस, आप एम्प्टी ब्रेसेस का भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एम्प्टी ब्रेस छोड़ दो एंड यहाँ पे गेस्ट डाल दो। तो ये क्या करेगा, पहला ब्रेस देखेगा और उसके अंदर इसकी वैल्यू को घुसा देगा। सो अगर हम इसको रन करते हैं एंड यू गिव 34 एज द इनपुट, यू कैन सी सेम आउटपुट। अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर मल्टीपल पैरेंथेसिस भी डाल सकते हो। यू कैन हैव लाइक ए कॉमा बी। तो ये क्या करेगा, गेस की वैल्यू पहले में डालेगा, ए की वैल्यू सेकंड में एंड बी की वैल्यू थर्ड में। इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली इस चीज़ को यहाँ पर भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से भी पॉसिबल है। ठीक है, तो अभी के लिए इसको हम इस तरह से यूज़ करते हैं, दैट गेस। तो the line prints the string that now contains the user input. The empty brace set of curly braces is a placeholder. Think of this as little crab pincers that holds the value in a place. When printing the value of a variable, the variable name can go inside the curly brace. ये क्या कह रहे हैं कि यार अगर आप सीधा वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो ना, तो आप उसको इसके अंदर ही डाल दो, इस एक्सप्रेशन के अंदर डाल दो। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा प्रिंट करना है जो इवैल्यूएशन से बना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एज है और मुझे यहाँ पे एज के अंदर 10 प्लस करना है, तो उस केस में मैं इसको कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि भाई एज लो एंड एज में 10 प्लस कर दो। तो उस केस में हम एक एम्प्टी ब्रेस यूज़ कर सकते हैं एंड हमारा जो इवैल्यूएशन, जो हमारा एक्सप्रेशन है जिसको हमें कैलकुलेट करना है, उसको हम बाहर रख सकते हैं। सो दिस इज वॉट दे आर सेइंग। ओके, प्लेस एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स इन द फॉर्मेट स्ट्रिंग, then follow the format string with a comma separated list of expressions to print in each empty curly bracket placeholder in the same order. सो यहाँ पे आप ये एग्जाम्पल देख सकते हो, x बनाया, y बनाया, x की वैल्यू यहीं पे डाल दी एंड y की वैल्यू जो कि y+2 है, मतलब कंप्यूटेड वैल्यू है, तो उसमें खाली ब्रेस y+2। तो x, तो ये प्रिंट क्या करेगा, x = 5 एंड y+2 = 12। सो ये कुछ इस तरीके का प्रिंट करेगा। ओके, अब यहाँ तक हमारा बहुत ही बढ़िया, हमने यूज़र का इनपुट लेना सीख गए। इतना कुछ करने के बाद हम क्या सीखे, हम यूज़र से इनपुट लेना सीख गए। तो एक बार इस वीडियो को आप यहाँ पे पॉज करो एंड जस्ट एक गो थ्रू लो, इस कोड का एक गो थ्रू लो, दैट क्या आपको इस कोड की हर एक लाइन समझ आ रही है। ओके, सो आप एक कोड को इस वीडियो को पॉज कर सकते हो एंड लेट्स मूव फर्दर। सो जनरेटिंग अ सीक्रेट नंबर। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक सीक्रेट नंबर जनरेट करना है। ओके, सो वी नीड टू जनरेट अ सीक्रेट नंबर दैट यूजर विल ट्राई टू गेस। द सीक्रेट नंबर शुड बी डिफरेंट इन एवरी टाइम सो दैट द गेम इज फन टू प्ले। ओके, we'll use a random number between 1 to 100 so that the game isn't too difficult. That is fine. Rust doesn't include any random number functionality in the standard library. तो मतलब कि हमारी जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है रस्ट की, उसमें कोई भी ऐसी फंक्शनैलिटी नहीं है जो रैंडम नंबर जनरेट कर पाए। इसका मतलब हमें कोई थर्ड पार्टी पैकेज यूज़ करना पड़ेगा। हाउएवर द रस्ट टीम डज प्रोवाइड अ रैंड क्रेट विद द सेड फंक्शनैलिटी। ओके, सो यहाँ पे अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यू कैन सी दैट crates.io, यहाँ पर हमारे पास ना एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं टू जनरेट रैंडम नंबर्स। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं दैट ये क्रेट क्या होता है। यहाँ पे देखा ना कि हम एक रैंड क्रेट का यूज़ कर सकते हैं टू रैंडम जनरेट करने के लिए। तो ये क्रेट क्या होता है, ठीक है, क्रेट, रिमेंबर दैट क्रेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रस्ट सोर्स कोड फाइल्स। जो भी आपकी सोर्स कोड फाइल्स होती हैं उनकी जो कलेक्शन, मतलब एक आपने प्रोजेक्ट बनाया तो उसकी जो सोर्स कोड फाइल्स हैं उसको हम कहते हैं क्रेट। ओके, द प्रोजेक्ट दैट वी आर बिल्डिंग इज अ बाइनरी क्रेट विच इज़ एन एग्जीक्यूटेबल। तो यानी कि जो हम ये लिख रहे हैं ना, ये क्या एक बाइनरी क्रेट है, इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन द रैंड इज नोन एज अ लाइब्रेरी क्रेट, मतलब कि जो रैंड है ना, इसको हम खुद से, इसको हम इंडिपेंडेंटली रन नहीं कर सकते। तो दो तरह की क्रेट्स होती है, बाइनरी क्रेट जिसको आप सीधा एग्जीक्यूट कर सकते हो, एंड जो लाइब्रेरी क्रेट्स होती है ना, इसको आप किसी प्रोग्राम में प्लग इन कर सकते हो लेकिन डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने एक लाइब्रेरी बनाई मैथ की जिसमें आपने फंक्शन डाला ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, तो वो एक लाइब्रेरी क्रेट है, आप उसको डायरेक्टली रन नहीं कर सकते, आप उसको किसी बाइनरी क्रेट के अंदर यूज़ करके रन कर सकते हो।
तो ये जो रैंड है एक लाइब्रेरी क्रिएट है विच कंटेन्स द कोड दैट इज इंटेंडेड टू बी यूज इन अदर प्रोग्राम्स एंड कांट बी एग्जीक्यूटेड ऑन इट्स ओन। तो रैंड लाइब्रेरी क्रिएट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, सो कार्गोज कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्सटर्नल क्रेट्स इज वेयर कार्गो रियली शाइन्स। तो कार्गो का जो है अभी हम एक्सटर्नल क्रेट्स को यूज़ करेंगे, एक्सटर्नल लाइब्रेरी एक्सटर्नल क्रेट्स रैंड को। तो यहाँ पे कार्गो का यूज़ करेंगे। बिफोर वी कैन राइट द कोड यूजेज रैंड वी नीड टू मॉडिफाई द कार्गो डॉट टॉमल टू इंक्लूड द रैंड क्रेट एज अ डिपेंडेंसी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें ना इस रैंड क्रेट को, इसको हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। ये रैंड क्रेट है ना, हमें ना इसको यूज़ करना है ना। कैसे कर सकते हैं, तो ये तो कहीं पर लाइक इंस्टॉल्ड है, ये तो मतलब नॉट इंस्टॉल्ड आई वुड से, ये तो कहीं क्लाउड पे है, राइट, crates.io की वेबसाइट पे। तो अगर आपको यूआरएल देखना है crates.io के यूआरएल पे, तो हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके हैं इसको इंस्टॉल करने के। पहला तरीका क्या है दैट हम ना ये कॉपी कर लेंगे रैंड, मैं यहाँ पे जूम आउट करता हूँ। सो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम ये कॉपी कर लेंगे रैंड इसका वर्जन, तो इसको कॉपी करके, सो इसको हम कर लेते हैं कॉपी, एंड इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे ऐड कर सकता हूँ। दिस इज़ वन वे। इससे क्या होगा, मेरा जो रैंड है ये इंस्टॉल हो चुका है। ओके, सो यू विल सी दैट, जैसे मैं इसको बिल्ड करूँगा यू विल सी समथिंग। सो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हमने क्या बोला, हमने अपने रस्ट प्रोग्राम को बोला कि भाई मेरे को ना एक रैंड लाइब्रेरी यूज़ करनी है, क्रेट यूज़ करना है, एंड उसका ये वाला वर्जन यूज़ करना है। अभी देखना क्या होगा, लॉग फाइल में हमारे पास कुछ ज़्यादा नहीं है एंड टॉमल फाइल है। यहाँ पर ना कार्गो बिल्ड करें, यहाँ पर ना एक बार कार्गो बिल्ड करते हैं। तो ध्यान से देखना क्या होगा, जैसे मैं कार्गो बिल्ड पे क्लिक करूँगा ना, इसने क्या किया, इसने ना कुछ तो कंपाइलिंग्स की, एंड अगर आप इसको फर्स्ट टाइम करोगे ना, आपको ना एक और चीज़ दिखेगी दैट ये डाउनलोड भी करेगा इसको। ओके, तो यानी कि अगर आप इसको फर्स्ट टाइम करोगे ना, आपको दिखेगा कि यार ये ना डाउनलोड कर रहा है सारे पैकेजेस, फिर उनको कंपाइल कर रहा है। तो कार्गो ने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या किया, रैंड लाइब्रेरी को मेरे लिए कंपाइल कर दिया इस प्रोग्राम के अंदर। डाउनलोड क्यों नहीं किया, बिकॉज मेरे मशीन में वो ऑलरेडी डाउनलोडेड था पहले। तो अगर आप इस चीज़ को करोगे आपको पहले डाउनलोडिंग भी दिखेगा। बट पीयूष, ओके टेल मी वन थिंग, हमने तो सिर्फ रैंड मांगा था, है ना। ये रैंड तो ठीक है, ये बाकी की चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये बाकी का जो ये नाटक है ये कहाँ से आ रहा है। तो बेसिकली देखो, जो रैंड है वो भी तो इंटरनली कुछ एक्सटर्नल क्रिएट यूज़ करता होगा, राइट। रैंड भी इंटरनली कुछ लाइब्रेरीज यूज़ करता होगा। तो कार्गो स्मार्ट इनफ कि जब उसको रैंड को कंपाइल करना है ना, उससे पहले जो जो लाइब्रेरीज उसको चाहिए वो उन सबको भी कंपाइल करेगा। गॉट इट। तो ये रैंड इस तरह से वर्क करता है। सो रैंड के अंदर जो भी उसको और लाइब्रेरी चाहिए थी वो भी सब ऑटोमेटिकली कंपाइल हो गई। तो अगर आपने डीएसए में टोपोलॉजिकल सॉर्ट पढ़ा होगा तो मे बी यू कैन रेजोनेट विद दिस दैट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे वापस चलते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिपेंडेंसीज कि यार ये जो रैंड है ना, ये इंटरनली कौन कौन सी डिपेंडेंसी यूज़ करता है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये सारी डिपेंडेंसीज भी हमारे इसमें इंस्टॉल हो जानी चाहिए। ओके, सो दिस आर डिपेंडेंसीज, एंड कौन कौन इस पर डिपेंडेंट है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेसिकली npm.js जैसा ही है। ओके, तो रैंड तो हमें क्लियर हो गया। एंड दूसरा तरीका क्या था, मैं यहाँ पे डायरेक्टली भी बोल सकता था। लेट्स से अगर हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, एक सेकंड के लिए हटाते हैं, वापस बिल्ड करते हैं, एंड हम यहाँ पे बोलेंगे कार्गो ऐड रैंड, तो ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। यू कैन सी ऑटोमेटिकली ऐड भी हुआ, सारी चीज़ें भी आ गई। सो ये भी एक तरीका है कार्गो ऐड करने का। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ से इस कमिंग, ठीक है। सो बहुत बढ़िया, हमने रैंड को तो ऐड कर लिया। ओके, एज अ डिपेंडेंसी ओपन द फाइल, बी श्योर टू स्पेसिफाई द रैंड एग्जैक्टली वर्जन। तो हम कौन सा वर्जन यूज़ करते हैं, 0.8.5। अब इन cargo.toml everything that follows a header is a part of that section। तो यानी कि यहाँ पर अगर और भी हमें डिपेंडेंसीज यूज़ करनी होंगे ना, वो हम इसके नीचे लिस्ट करते जाएंगे, ठीक है। That continues until another section starts in dependencies. You tell the cargo that which external crates of your project depends on and which version of that crates is required. In this case, we specify rand with a crate semantic version. This is very important, semantic version 0.8.5. You know ये semantic versions कैसे काम करते हैं, ये 0.8.5 का मतलब क्या है। तो देयर इज समथिंग नोन एज semantic versioning। semantic version में क्या होता है ना, you have 3 versions, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इनका क्या मतलब, जो फर्स्ट वाला होता है ना 0, इसको हम कहते हैं मेजर। तो यहाँ पे देखो, इसको हम कहते हैं मेजर, पॉइंट माइनर, यानी कि हमारा माइनर वर्जन क्या 8, एंड पैच वर्जन क्या है हमारा 5। तो यहाँ पे एक मिनट लिख लेते हैं। तो हमारा जो मेजर वर्जन है यहाँ पे वो है 0, हमारा जो माइनर वर्जन है वो है 8, एंड हमारा जो पैच वर्जन है वो क्या है यहाँ पे 5, एंड इससे ये बना 0.8.5। इसका क्या मतलब, अगर ये 0 का हम 1 करते हैं, मतलब कि जो पब्लिशर है अगर वो इसका कुछ ऐसा करता है कि मतलब वो एक ऐसा वर्जन देता है हमें दैट इज़ समथिंग लाइक 1.0.0,
इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर ना कुछ ब्रेकिंग चेंजेस है, जो चीज़ें इस पे काम कर रही हैं वो इसमें काम नहीं करेंगी। हो सकता है उन्होंने कोई फंक्शन ही हटा दिया, है ना, ब्रेकिंग चेंज है। मतलब कि अगर मैं मेजर वर्जन को यानी कि फर्स्ट बिट को अपग्रेड करता हूँ तो चांसेस हैं दैट मेरा वो कोड ब्रेक करेगा। तो मेजर वर्जन वो कब अपग्रेड करेंगे टीम, जब उन्होंने कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए कोड में जो आपके कोड को ब्रेक कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर नोन एज ब्रेकिंग चेंजेस। सो मेजर में अगर आप देखोगे व्हेन यू मेक इनकम्पैटिबल एपीआई चेंजेस। माइनर वर्जन होता है कि अगर आपने कोई फंक्शनैलिटी ऐड की है और बैकवर्ड कंपैटिबल है। मतलब कि लेट्स से ये 0 पॉइंट उन्होंने एक 9 वर्जन रिलीज़ कर दिया। इसका क्या मतलब है कि हमने ना माइनर वर्जन को अपग्रेड किया है कि आप इसको अपग्रेड कर लो। इसमें क्या है, न्यू फंक्शनैलिटीज़ तो मिलेंगी ही मिलेंगी लेकिन पुरानी ब्रेक नहीं करेंगी। ओके, तो मतलब कि न्यू फंक्शनैलिटीज़ है लेकिन पुरानी भी चलेंगी, बिकॉज मेजर वर्जन अपग्रेड नहीं हुआ लेकिन सिर्फ माइनर अपग्रेड हुआ है, तो माइनर। एंड पैच में क्या होता है कि भाई अगर आप उन्होंने कोई बग फिक्स किया, लेट्स से यहाँ पे 8 है तो 5 में कोई बग था, उन्होंने इसको 6 कर दिया, तो ये क्या है माइनर, ये क्या है पैच। मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है अपग्रेड करना, बिकॉज इसके अंदर क्या है, इसके अंदर उन्होंने कुछ बग फिक्स किया तो इसमें कुछ भी ब्रेक नहीं होगा। तो इस तरह से ये वर्जनिंग काम करते हैं। तो करंटली वी आर ऑन 0.8.5। अगर कल को कंपनी 0.9 0.8.6 रिलीज़ करते हैं हम उसको अपग्रेड करेंगे, लेकिन अगर 1 रिलीज़ करेंगे तो देर आर चांसेस कि हमारा कोड ब्रेक करेगा एंड हम उसको अपग्रेड नहीं करेंगे। ओके, so this is how semantic versioning, also known as semver, works, which is a standard for writing version numbers. This specifies 0.8.5 is actually a shorthand for this thing, which means any version that is least this thing and below this thing. तो यानी कि ये जो वर्जन है ना, ये पता है कहाँ तक चलेगा, ये आपका चलेगा बिलो 0.8.9। मतलब कि कल को अगर इसका वर्जन 6 7 8 या 9 आता है तो वहाँ तक वो अपग्रेड करेगा, तो पैचेस को वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड करता जाएगा। दिस इज वॉट दे आर सेइंग। सो सेमेंटिक वर्जनिंग, नाइस। Cargo considers this version to have public API compatible, which is compatible with this, and this specification ensures that you have the latest patch release. Okay, that will still compile the code in this chapter. Okay, any version 0.9.0 or greater is not guaranteed to have same API and what following examples to use. So anything, तो without any changing जब आप कार्गो बिल्ड करोगे तो वो पहले डाउनलोड करेगा इन लाइब्रेरीज को, कंपाइल करेगा। मेरे केस में तो सिर्फ कंपाइल क्यों किया, बिकॉज मेरे पास वो ऑलरेडी डाउनलोडेड था। You may see different version numbers but they all will be compatible with the code, that's fine. तो इसमें क्या हो रहा है, ये बेसिकली कह रहे हैं कि यार ये जो इतने सारे और पैकेजेस आ रहे हैं ना, when we include an external dependency, cargo fetches the latest versions of everything that dependency needs from the registry. एंड ये कहाँ से डेटा कॉपी करता है, crates.io से। तो ये जो crates.io है यहाँ से डेटा को कॉपी करता है। ओके, so this is fine. After updating the registry, Cargo checks for the dependency section and downloads any crates that aren't already downloaded. In this case, although we only listed Rand as a dependency, Cargo also grabbed other crates that Rand depends to work. After downloading the crates, Rust compiles them and then compiles the project with the dependencies available. तो देख रहे हो Cargo हमारे लिए क्या कुछ कर रहा है। If you immediately run Cargo build again, अगर हम दोबारा से Cargo build को रन करेंगे सो यू विल नोटिस कुछ भी चेंज नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज हमने अपने कोड में कुछ भी चेंज नहीं किया। एंड इंटरेस्टिंगली अगर मैं सिर्फ अपने सोर्स कोड में चेंज करूँगा ना तो सिर्फ सोर्स कोड ही कंपाइल होगा। सो कार्गो इज स्मार्ट इनफ कि क्या चीज़ रन करनी है। ओके, सो दिस इज वॉट दे हैव सेड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, तो इसको भी आप रीड कर सकते हो। कूल। इंश्योरिंग रिप्रोड्यूसिबल बिल्ड्स विद cargo.log। तो इसका क्या मतलब है, ये जो cargo.log फाइल है इसका क्या मतलब है। अभी हमने कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया, हमने 0.8.5 इंस्टॉल किया, तो वो क्या करते हैं ना, इस कार्गो लॉग के अंदर ना उसको रख लेगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ना सर्च करते हैं रैंड, तो व्हाट यू विल नोटिस इज इसने क्या किया, इस रैंड को रख लिया इस वर्जन पे। अब अगर ये कोड मैं आपको दूंगा एंड जब आप इसमें कार्गो बिल्ड करोगे ना, तो हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम पे इसका कोई और वर्जन आ गया, 0.8.6 आ गया, बट बिकॉज हमारे cargo.log में ये वर्जन फिक्स है ना, तो वो आपके लिए भी यही वर्जन इंस्टॉल करेगी, सो दैट ऐसा ना हो कि सेम कोड आपके पास कुछ अलग तरीके से कंपाइल करा है मेरे पास अलग तरीके से। तो ये बेसिकली ट्रैक करता है पहली बात कौन सा पैकेज है, कौन से वर्जन पे है, क्या उसकी डिपेंडेंसीज है। अगर मैं यहाँ पे रैंड को सर्च करूँगा तो हमारे प्रोजेक्ट का नेम क्या था, गेसिंग गेम, राइट, गेसिंग गेम। तो ये बता रहा है कि यार गेसिंग गेम की डिपेंडेंसीज है रैंड, तो आप गेसिंग गेम के अंदर रैंड को यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली ये पूरा ट्रैक रखता है डिपेंडेंसीज का। ओके, सो कार्गो हैज़ अ मैकेनिज्म दैट इंश्योर्स दैट यू कैन रीबिल्ड द सेम आर्टिफैक्ट एवरी टाइम यू वांट एनीवन एल्स बिल्ड योर कोड। कार्गो विल यूज ओनली दीज वर्जन्स ऑफ द डिपेंडेंसी दैट यू हैव स्पेसिफाइड अंटिल यू इंडिकेट टू अदरवाइज। ओके,
For example, say that next week the version 0.8.6 of the RAND crate comes out, and that version contains an important bug fix, but it also contains a regression that will break your code. To handle this, Rust creates a cargo.log. So cargo.log में जब भी आप cargo build करोगे, आपके पास same version ही होगा. Okay. Okay, so when you build the code for the first time, Cargo figures out all the versions of the dependencies to fit the criteria and then writes them to the cargo.log file. When you build your project in the future, Cargo will see cargo log file exists and use versions specified here rather than doing the work of figuring out the versions again. ठीक है, तो ये एक तरह का उसकी एक लॉक फाइल है जिसमें वो सारे वर्जन्स को लॉक करके रखता है. दिस लेट्स यू टू हैव रिप्रोड्यूसिबल बिल्ड्स ऑटोमेटिकली. इन अदर वर्ड्स, योर प्रोजेक्ट विल रिमेन एट 0.8.5 until you explicitly upgrade thanks to the cargo.log file. Because cargo.log file is important to reproducible builds, it's often checked into the source code with the rest of the code. तो यानी कि जो भी आपका सोर्स कंट्रोल है, दैट इज़ लाइक गिट, उसमें वो जाएगा. ओके, एंड अब अपडेट कैसे कर सकते हो? यू कैन जस्ट डू कार्गो अपडेट, तो वो पैकेज को अपडेट कर देता है. तो अभी के लिए लेट्स लीव ऑल दीज थिंग्स. अब फाइनली रैंडम नंबर जनरेट कर लें, राइट? रैंड तो हमने इंस्टॉल कर लिया, रैंडम नंबर भी जनरेट कर लेते हैं. सो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हमें क्या करना है? हमें ना पहले RNG, ये ना एक ट्रेट है, ओके, इसको पहले हमें ना स्कोप में लेकर आना है. ओके, सो ये हम स्कोप में ले आए, एंड ये मुझे कैसे पता? बिकॉज ये डॉक्यूमेंटेशन में रिटर्न है. सो डोंट वरी, हम ना यहाँ पर एक सीक्रेट नंबर जनरेट करते हैं. सो लेट secret underscore number, एंड हम इसको कैसे जनरेट करेंगे? सो यहाँ पे हम बोलेंगे दैट बाय रैंड में जाओ, ओके, रैंड लाइब्रेरी, उसके अंदर डू अ थ्रेड RNG एंड देन एक नंबर जनरेट करो इस रेंज के अंदर, एक नंबर जनरेट करो इस रेंज के अंदर जिसमें 1 से शुरू हो जाओ एंड गो टिल 100. तो ये पर्टिकुलर लाइन क्या करेगी? एक नंबर जनरेट करेगी विच इज़ ऑलवेज रेंडम, दैट इज 1 to 100. तो एक बार प्रिंट एल करके दिखा देता हूँ. प्रिंट एल जनरेटेड सीक्रेट नंबर, एंड यहाँ पर ना हम नंबर को वो कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं. सो सीक्रेट नंबर, तो देखें सीक्रेट नंबर क्या बन रहा है. सो सीक्रेट नंबर, सो इसको अगर मैं पहली बार रन करता हूँ, सीक्रेट नंबर क्या बना? 36. दोबारा रन करें, टर्मिनेट करते हैं, ठीक है. तो दोबारा रन करें 88, दोबारा रन करें रीस्टार्ट, ओके 92, दोबारा रन करें रीस्टार्ट करो तो 75. सो यू कैन सी दैट हर टाइम ये क्या कर रहा है? हर टाइम ये मेरे लिए एक रैंडम नंबर को जनरेट करके लाएगा. ओके, सो इस लाइन को समझते हैं दैट ये लाइन एग्जैक्टली कर क्या रही है, राइट? इंटरेस्टिंग लाइन है. तो ये लाइन कर क्या रही है? let's go down. First we add the line use rand RNG. The RNG trait defines the method that random number generates implement. Okay, तो ये एक ट्रेट है, ट्रेट्स के बारे में और चैप्टर में पढ़ेंगे. तो हमें इसको स्कोप में लेकर आना होगा बिकॉज ये जो जनरेट रेंज है ना, ये ना इस ट्रेट को इस ट्रेट को डिफाइन करता है, नॉट डिफाइन करता है, आई वुड से इम्प्लीमेंट करता है, राइट? इम्प्लीमेंट इज द राइट वर्ड. तो बिकॉज ये जनरेट रेंज इस ट्रेड को इम्प्लीमेंट करता है RNG को, हमें इसको स्कोप में रखना होगा. ठीक है, अभी के लिए इतना समझो. एंड दूसरा क्या है? एंड ट्रेड मस्ट बी इन स्कोप टू यूज दोज मेथड्स. तो चैप्टर 10 में हम ट्रेड्स को कवर करेंगे. नेक्स्ट वी आर एडिंग 2 lines in the middle. In between we call the rand thread RNG function that gives us a particular random number generator we are going to use. One that is local to the current thread of the execution and is seeded by the operating system. Then we call the generate range function method on the random number generator. This method is defined by the RNG trait that we brought into the scope using this line, है ना? ये जो हमने अभी line use की थी. And फिर हम ये generate range को call करेंगे. That takes a range expression as an argument. तो इसमें हमने expression क्या दिया? Start equals to end and is inclusive to the upper and lower bound. So 1 भी included है and 100 भी included है. So both inclusive. So we need to specify this to request a number between 1 to 100. अब यहाँ पर पीयूष, तुम्हें कैसे पता दैट यहाँ पे हमें इसको इंपोर्ट करना है? हमें कैसे पता लगेगा? सो यू नो यहाँ पर ना एक बहुत ही अच्छी चीज़ क्या है कार्गो की. अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कार्गो डॉग हाइफन ओपन, ठीक है, ये मैं कहाँ कर रहा हूँ? मेरी गेसिंग गेम के अंदर. जैसे मैं एंटर करूँगा ना, ये क्या करेगा? जो भी हम इस प्रोजेक्ट के अंदर लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हैं ना, उन सब का डॉक्यूमेंटेशन ये ले आएगा. सो यू कैन सी दैट इसने क्या किया? एक लोकल फाइल ओपन की, फाइल यूजर्स पीयूष. कैन यू सी दैट इसके अंदर हमारा मेन फंक्शन है, जिसके अंदर हमारे पास बस एक मेन फंक्शन है. इसने ना ऑटोमेटिकली एक डॉक्यूमेंटेशन जनरेट कर दी लोकली. अब देखो इसके अंदर मैं ना यहाँ पर रैंड में जा सकता हूँ. ये सारी लाइब्रेरीज हैं हमारे पास, क्रेट्स हैं ये सारे, रैंड, ठीक है. इसको कैसे पता है यहाँ पे रैंड है? बिकॉज हमने अपने कार्गो टॉमल में इंस्टॉल किया था ना रैंड को. तो जैसे मैंने कार्गो डॉक ओपन किया ना,
इसने मेरी लोकल जो भी कुछ मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ उसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर दी मेरी ही मशीन के अंदर, बिना इंटरनेट के भी चलेगा। तो ये रैंडम की इसने डॉक्यूमेंटेशन क्लोन कर ली। इसके अंदर हमारे पास एक ट्रेट है RNG। तो यू कैन सी दैट अगर आपको जेनरेट रेंज यूज़ करना है तो ये RNG को इम्पोर्ट, ट्रेट को इम्पोर्ट करता है। एंड यहाँ पर एक एग्जांपल भी है। सो रैंड RNG को हमने इम्पोर्ट किया एंड RNG डॉट जनरेट फंक्शन पे हम कॉल करते हैं। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, जेन रेंज को सर्च करते हैं। सो कमांड F जेन रेंज। सो ये है हमारा जनरेट रेंज। सो जनरेट रेंज कैसे करना है? जनरेट रेंज 0 टू जो भी बाउंड्स है। तो यहाँ पे हमें क्या देना होता है? हमें यहाँ पर लो और हाई या फिर लो हाई देना होता है। इसमें अगर इक्वल टू लगाओगे तो वो क्या है, इंक्लूसिव है, ठीक है। जनरेट रैंडम वैल्यू इन द गिवन रेंज। सो एनीवे, सो दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर दैट हम एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं। सो भाई बहुत बढ़िया, हमने रैंडम नंबर भी जनरेट कर लिया, हमने यूज़र का इनपुट भी ले लिया। अब क्या करना है? सो द सेकेंड नाउ विल प्रिंट दिस। सो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो लेट्स गो नॉट गो। अब हमें क्या करना है? जो यूज़र ने नंबर इनपुट किया है और जो नंबर मैंने सीक्रेट नंबर बनाया उसको हमें कंपेयर करना है। यूज़र ने गेस ये किया हमारा नंबर ये है, यूज़र से हमने इनपुट ले लिया, यूज़र को हमने बोला भाई तुमने ये गेस किया है। अब क्या मैं यहाँ पर कंपेयर कर सकता हूँ कि अगर गेस और सीक्रेट नंबर इक्वल है या नहीं? करके देखें। तो यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं बोलूँगा यार गेस के ऊपर ना एक कंपेयर करो, CMP एक कंपेयर करो। किसको कंपेयर करना है? एक रेफरेंस पास कर दो सीक्रेट नंबर का कि भाई इसको ना कंपेयर करो, ठीक है। गेस को कंपेयर करो सीक्रेट नंबर के साथ। पीयूष, यहाँ पर तो एक एरर आ रहा है, मिसमैच टाइप एक्सपेक्टेड रेफरेंस टू स्ट्रिंग फाउंड रेफरेंस टू इंटीजर। वो पता है क्या कह रहे हैं? वो बोल रहा है भाई मैं इसको कैसे कंपेयर करूँ? देखो अगर आप इसको कंपाइल करने का ट्राई करोगे ना, कार्गो बिल्ड भी करोगे, कार्गो चेक करोगे, एरर आ रहा है। कार्गो चेक करें, कार्गो चेक कर लो तो तुम्हारे पास एरर आ रहा है। एरर क्या बोल रहा है? वो क्या कह रहा है कि भाई आप ना क्या कर रहे हो, आप ना ये तो ले रहे हो स्ट्रिंग। गेस क्या एक स्ट्रिंग, याद है स्ट्रिंग बनाया था हमने, ये तो एक स्ट्रिंग है। और सीक्रेट नंबर एक नंबर है। तो भाई तुम एक स्ट्रिंग को नंबर से कंपेयर कैसे कर सकते हो? ये तो गलत बात है ना। आप यहाँ पर तो एक क्या ले रहे हो? आप बोल रहे हो यार एक गेस को ले जो कि एक स्ट्रिंग है एंड इसको तो कंपेयर कर एक नंबर के साथ। पॉसिबल ही नहीं है। देखो रस्ट का जो टाइप सिस्टम है ना वो इतना इतना पावरफुल है कि वो आपको ना ये गलत चीज़ें करने नहीं देगा, आपको कोड ही कंपाइल नहीं करने देगा। जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन सी दैट जैसे हमने ये वाली लाइन लिखी ना, बाकी सब कोड छोड़ दो अभी के लिए, जैसे हमने ये लाइन लिखी ना इसने ना एरर कर दिया। सो यहाँ पर इफ़ यू विल सी एरर कहाँ पर है, एरर कहाँ पर है? अच्छा एरर 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 एरर, हाँ यहाँ पर एरर ना। द कोर ऑफ द एरर स्टेट्स दैट these are mismatched types. Rust has a strong static type system. However, it also has a type inference. When we wrote this thing, Rust was able to infer that guess should be a string. तो उसने ना ऑटोमेटिकली यहाँ पे इन्फर कर लिया था कि भाई गेस की जो वैल्यू है, जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, दैट इज फाइन, एंड डिडंट मेक अस राइट द टाइप। द सीक्रेट नंबर ऑन द अदर हैंड इज अ नंबर टाइप। अगर आप देखोगे यार ये सीक्रेट नंबर का जो टाइप है वो क्या एक नंबर है ना। डबल क्लिक करके आप एनोटेट भी कर सकते हो टाइप को, बट ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि रस्ट क्या कह रही है कि भाई तुम्हारे पास एक तरफ नंबर है और एक तरफ रिजल्ट है, तो अल्टीमेटली आप इनको आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। दिस इज द एरर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो यूज़र नंबर को गेस कर रहा है ना जो कि स्ट्रिंग में है, हमें उसको पार्स करना पड़ेगा एक नंबर के अंदर। पार्स, राइट, हमें उसको पार्स करना होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जब यूज़र नंबर को गेस करेगा ना तो उसको हम पार्स कर सकते हैं। उससे पहले ना मैं आपको ना एक कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊँ। इसको रिमूव करते हैं, इस लाइन को एज ऑफ नाउ। ये कोड हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। एक काम करते हैं, जब यूज़र कुछ गेस करता है ना, यहाँ पे ना प्रिंटलन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रिंटलन करते हैं थैंक्स, एंड यहाँ पे प्रिंटलन करते हैं ओके बाय, ठीक है। तो ये ना एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो पहले कुछ प्रिंट करता है, सीक्रेट नंबर जनरेट करता है, इनपुट योर गेस, एक वेरिएबल बनाया, इनपुट लिया, यू गेस दिस, थैंक्स एंड बाय। रन करें, रन कर लिया, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। वो कह रहा है सीक्रेट नंबर को भाई तुमने यूज़ नहीं किया, तो एक वार्निंग है, दैट्स फाइन। मैंने ना यहाँ पे एंटर किया 45 एंड एंटर। एक चीज़ गेस करो, क्या तुम्हें दिख रहा है 45 के बाद यहाँ पर एक स्पेस आ रहा है, खाली स्पेस। देखो थैंक्स आ रहा है, बाय आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये खाली लाइन आ रही है। बिकॉज जब मैंने इस 45 को एंटर किया, या मैंने क्या दबाया 45 एंटर, एंटर न्यू लाइन है ना, एंटर दबाया ना, तो ये 45 के अंदर ना एक एंटर भी एग्जिस्ट करता है।
ये जो 45 है ना, इसके अंदर एक एंटर भी एग्जिस्ट करता है, जिसके कारण ये एक खाली लाइन आ रही है। तो मतलब कि ये जो गेस है ना, ये जो भी यूज़र एंटर करेगा और उसके बाद एंटर वर्ड दबाएगा तो वो एंटर भी इसके अंदर है। ये मुझे क्यों बता रहे हो, मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो गेस के अंदर यूज़र का नंबर आ गया। अब यूज़र कुछ भी एंटर कर सकता है, यूज़र पीयूष भी एंटर कर सकता है, यूज़र कुछ भी एंटर कर सकता है। तो एक काम करते हैं, इस गेस को ना पार्स करते हैं हमारे नंबर के अंदर। तो यहाँ पे ना मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा, लेट गेस नंबर इक्वल्स, हम यहाँ पे बस बोलेंगे भाई जो गेस वेरिएबल है इसको ना पार्स करो, इसको क्या करो, पार्स कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे एरर क्या आ रहा है भाई, वो बोल रहा है किस में पार्स करना है, मतलब क्या करना क्या है, पार्स नंबर में करना है, बुलियन में करना है, स्ट्रिंग में करना है। तो इसको हमें टाइप देना पड़ेगा, तो इसको मैं टाइप दे देता हूँ यू अनसाइंड इंटीजर 32, ठीक है। जैसे मैंने ये किया यू कैन सी दैट, ठीक है। तो यहाँ पे U32 किया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है यार, वो बोल रहा है कि यार मिस मैच टाइप। ये जो पार्स है ना, ये जो पार्स होता है ना, ये भी एक रिजल्ट रिटर्न करता है। रिजल्ट याद है, यहाँ पे हमने रिजल्ट की बात की थी ना, ओके एरर, इफ़ यू रिमेंबर रिजल्ट क्या था, यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ रिजल्ट। सो रिजल्ट सर्च करना था, क्या सर्च कर रहा हूँ, सो रिजल्ट, हाँ यहाँ पे एक हमारे पास सेक्शन था रिजल्ट का। तो रिजल्ट के ऊपर दो वेरिएंट्स होते हैं, ओके होता है, एरर होता है, ये हमने बात की थी। तो यहाँ पर ये जो पार्स फंक्शन है ना, ये भी क्या रिटर्न करता है, ये एक रिजल्ट रिटर्न करता है। रिजल्ट के कितने वेरिएंट्स होते हैं, ओके होता है और एक एरर होता है। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि यार एक काम करते हैं, यार यूज़र ना नंबर ही एंटर करेगा, क्योंकि देखो यूज़र तो पीयूष भी एंटर कर सकता है, PIYUSH, उस केस में तो ये फेल होगा, है ना, क्योंकि पीयूष को आप नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी एक एक्सपेक्ट लगा देते हैं, एक्सपेक्ट फेल्ड टू पार्स। भाई रिजल्ट रिटर्न कर, ठीक है, एक रिजल्ट रिटर्न कर। अगर तो तू पार्स कर पाया तो उसका जो नंबर है वो रिटर्न कर देना गेस नंबर में। अगर तू पार्स नहीं कर पाया, अगर तेरा जो रिजल्ट है वो एरर थ्रो करता है, तो फिर बस ये करके प्रोग्राम को क्रैश कर देना। वो कहता है ठीक है। तो फिर मतलब कि अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ एंड मैं यहाँ पर पीयूष एंटर करता हूँ, तो देखो मेरा प्रोग्राम क्रैश कर गया। वो बोल रहा है भाई तुमने एक इनवैलिड डिजिट दे रहे हो, मैं पीयूष को नंबर में तो कन्वर्ट कर ही नहीं सकता। सही बात है। तो मैंने कहा चल एक काम कर 45 ले ले, एंटर। वो तो अब भी क्रैश कर गया। वो बोल रहा है यार मैं तो 45 को भी नहीं कर सकता। क्यों? 45 तो एक नंबर है ना, 45 तो एक नंबर है, तो उसको क्यों नहीं पास कर सकता। जब हमने 45 एंटर किया था, रिमेंबर हमने एंटर दबाया था एंड पे, तो मतलब कि एक्चुअली में ना ये 45 के साथ एक /n भी है, नॉट दिस स्लैश, मतलब एक /n भी है, मतलब कि एक न्यू लाइन कैरेक्टर भी है, जिसके कारण ना वो इसको पार्स नहीं कर पा रहा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ना यहाँ पर एक ट्रिम फंक्शन को कॉल करना चाहिए। ट्रिम मतलब भाई अगर कोई भी वाइट लाइंस है ना, शुरू में कोई स्पेस, एंड में कोई स्पेस या न्यू लाइन कैरेक्टर है, उसको हटा दो फिर पार्स करो, ठीक है। ये ट्रिम फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब रन करें, चलो रन कर लेते हैं। कार्गो रन किया एंड हमने यहाँ पे एंटर कर दिया 45। अब ये बोल रहा है यू गेस्ड 45, थैंक्स एंड बाय। गॉट इट। यहाँ पर क्या हो रहा है, सो दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग हेयर। तो इस तरह से हम एक्सपेक्ट का यूज़ कर सकते हैं कि भाई बिकॉज अगर इसने एरर थ्रो किया, एक्सपेक्ट ने क्या किया था, फेल टू पास करके हमारा प्रोग्राम क्रैश कर दिया था, बट अब अगर सही आता है तो बस वो आगे बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम एक्सपेक्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और चीज़, मैं यहाँ पर ना दोबारा से गेस वेरिएबल को ही बना सकता हूँ। ये क्या, हमने गेस वेरिएबल तो पहले ही बना रखा है, हम दोबारा से गेस वेरिएबल बना रहे हैं। हाँ, ये रस्ट में पॉसिबल है। इस चीज़ को बोला जाता है शैडोइंग, ठीक है। हमने क्या किया, वेरिएबल को ना शैडो कर दिया। इससे क्या होगा, ये वेरिएबल बेसिकली हट जाएगा और एक नया वेरिएबल जनरेट होगा गेस, जिसका टाइप U32 है एंड ये अब म्यूटेबल नहीं है। तो यानी कि इस वेरिएबल को हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया, यहाँ पे यूज़ किया, फिर इस वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ करके हमने उसको पास कर लिया एंड उसको सेम वेरिएबल में डाल दिया। अब इस लाइन के बाद अगर हम कभी भी गेस को यूज़ करेंगे ना, तो वो ये वाला गेस होगा, ये वाला जो गेस था ये शैडो हो गया, ये इसका शैडो बन गया, तो ये चीज़ ख़त्म हो गई। तो अब हमारे इस बाकी के प्रोग्राम में ये वेरिएबल कभी यूज़ ही नहीं होगा। तो शैडोइंग का ही कंसेप्ट होता है। तो अगर आप इसको रन भी करोगे तो नाउ यू विल सी दैट अगर हमने यहाँ पे यहाँ पर एंटर करना है 25 एंड एंटर, यू कैन सी वी आर गेटिंग यू गेस 25 एंड इस टाइम इफ़ यू विल गेस वो खाली स्पेसेस नहीं आ रहे। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। तो हमने पार्सिंग भी कर ली, है ना, हमने पार्सिंग भी कर ली। तो थोड़ा सा ऊपर चल के वापस वहाँ चलते हैं जहाँ पर हमें क्या करना था। हम कहाँ पर थे, हाँ कंपेयरिंग पे थे। तो हमने कंपेयर करना था, कंपेयर हम कर नहीं पा रहे थे बिकॉज हमारा टाइप अलग अलग था, है ना, दैट वाज द प्रॉब्लम। सो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करें, ठीक है। तो इसको हटाओ। तो अब हम करेंगे कि भाई गेस को, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे गेस का यूज़ कर रहा हूँ ना, तो वो ये वाला गेस नहीं है, वो स्ट्रिंग वाला गेस नहीं है, वो नंबर वाला गेस है, बिकॉज अब ये वाला ही यूज़ होगा। डॉट कंपेयर
एंड अब तुम एक रेफरेंस पास कर दो सीक्रेट नंबर का, एंड ये म्यूटेबल रेफरेंस नहीं चाहिए बिकॉज कंपेयर ही तो करना है। मैं इसको क्यों म्यूटेबल रेफरेंस दूँ हमारे सीक्रेट नंबर का, तुझे तो बस कंपेयर करना है, रीड ही तो करनी है वैल्यू। अब ये कंपेयर करेगा और ये कह रहा है कि भाई तुम कंपेयर तो कर रहे हो बट तुम कुछ कर नहीं रहे हो, इस रिजल्ट का तुम, नॉट रिजल्ट मतलब जो भी ये रिटर्न कर रहा है तुम इसका कुछ कर नहीं रहे हो। तो हम ना इस पर क्या कर सकते हैं, हम ना इसके ऊपर एक मैच लगा सकते हैं, मैच, ठीक है, मैच। तो मैच क्या करता है ना, अगर तुम्हें याद होगा बाकी लैंग्वेजेस में ना हमारे पास ना एक स्विच केस होता है ना, स्विच स्टेटमेंट्स होती हैं। ये थोड़ा थोड़ा स्विच जैसा है बट नॉट एग्जैक्टली लाइक स्विच। स्विच में क्या होता है, आप कुछ एक्सप्रेशन देते हो एंड फिर आप वहाँ पे केसेस डिफाइन करते हो, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 डिफ़ॉल्ट, राइट। मैच भी वैसा ही है, मैच कहता है कि भाई जो भी इसका एक्सप्रेशन का रिजल्ट है उसको तुम यहाँ पे हैंडल कर लो, जो भी इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। अब जब आप किसी नंबर को किसी से कंपेयर करते हो तो ये CMP फंक्शन एक ऑर्डरिंग रिटर्न करता है, एक कस्टम टाइप है ऑर्डरिंग। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम ना यहाँ पर ऑर्डरिंग का यूज़ करेंगे। तो पहले ऑर्डरिंग को इंपोर्ट कर लो, यूज़ स्टैंडर्ड में, ओके। सो स्टैंडर्ड के अंदर यू हैव समथिंग नोन एज ऑर्डरिंग। सो स्टैंडर्ड कंपेयर ऑर्डरिंग, ओके। सो ऑर्डरिंग को मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा देखो, जब आप एक नंबर को किसी नंबर से कंपेयर करोगे तो या तो वो नंबर उससे छोटा होगा, या तो वो नंबर उससे छोटा होगा, या फिर वो नंबर उसके इक्वल होगा, या फिर वो नंबर उससे लार्जर होगा, या फिर उससे ग्रेटर होगा, है ना। एक नंबर को एक नंबर से कंपेयर करोगे तो क्या हो सकता है, 3 पॉसिबल हो सकती हैं, या तो वो नंबर उससे छोटा है, या फिर वो उससे बड़ा है, या फिर वो उसके इक्वल है। तो एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे बोलूँगा कि भाई मेरे को ना सिर्फ इक्वल वाली कंडीशन चाहिए, मेरे को तो और कोई कंडीशन ही नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए इक्वल वाली कंडीशन कि भाई अगर वो इक्वल है तो एक काम कर दे तू ना प्रिंटलन कर दे दैट यू वॉन, और अगर वो कुछ नहीं है तो बस कुछ भी मत कर। मैंने ये बोल दिया। तो मैंने बोला कि भाई मैच कर, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, मैच कर, कंपेयर करो सीक्रेट नंबर से। ये एक्सप्रेशन क्या रिटर्न करेगा, एक ऑर्डरिंग रिटर्न करेगा। मैंने उसको हैंडल कर लिया, ऑर्डरिंग अगर इक्वल है तो प्रिंट एलन कर दे, ये चीज़, ठीक है। कितना की मुश्किल काम था ये, है ना, कितना की मुश्किल काम था। लेकिन यहाँ पर एक एरर आ रहा है। एरर क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि भाई तुमने ना एक आर्म तो बनाई, इसको एक आर्म कहते हैं, ये ना एक आर्म है, ठीक है। तुमने एक आर्म तो बना ली लेकिन तुमने लेस और ग्रेटर को तो कवर ही नहीं किया। तुम सोच रहे होगे इसको क्या मतलब, इसको क्यों इतनी पंचायत है, मैं ना करूं कवर। तो नहीं, जो मैच है ना, जो मैच है ना वो ना एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव का मतलब मैच इन्फोर्स करता है कि जितनी भी पॉसिबल सिचुएशंस है आप सबको कवर करोगे। ये रूल है मैच का, हर पॉसिबल सिनेरियो आपको यहाँ पे कवर करना ही पड़ेगा। स्विच केस में आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हो, है ना, स्विच केस में आप कह सकते हो कि ठीक है मुझे सिर्फ 2 केसेस कवर करने, नहीं, मैच में आपको सारे पॉसिबल सिनेरियोस कवर करने पड़ेंगे। तो दूसरा पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है कि भाई आपका जो नंबर है वो ग्रेटर है, तो यहाँ पे बस हम प्रिंट एलन कर देंगे, प्रिंट एलन दैट इट्स ग्रेटर। सो या फिर आई कैन से टू बिग, सो टू बिग एंड कॉमा एंड लास्ट के लेस, सो ऑर्डरिंग डॉट लेस, एंड हम यहाँ पे बोल सकते हैं प्रिंट एलन टू स्मॉल, राइट। तो ये हमने सारे सिचुएशंस हमने कवर कर ली एंड नाउ यू कैन सी वो एरर चला गया। सो मैच इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड एग्जॉस्टिव। तो वो बोलता है भाई किसी भी चीज़ के जितने भी सिनारियोज हैं सारे कवर करो। फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर आपके पास यहाँ पर ओके एक सिंपल एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट इज़ कुछ भी एक बूलियन ले लेते हैं बी या फिर ए ले लेते हैं जिसकी हमने वैल्यू साइन कर दी ट्रू। अब यहाँ पर अगर मैं मैच करता हूँ ए के ऊपर, ठीक है, ए का टाइप एक बूलियन है। बूलियन की क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, बूलियन की क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, ट्रू एंड फॉल्स। तो वो बोल रहा है कि भाई ट्रू और फॉल्स दोनों को कवर करो, ट्रू को भी कवर करो, फॉल्स को भी कवर करो। तो ये एग्जॉस्टिव होता है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे सारी सिचुएशंस को कवर कर लिया एंड दैट्स इट। इसके बाद प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो रन करके देख लेते हैं प्रोग्राम को। सो रन करते हैं, हमारा सीक्रेट नंबर कुछ तो जनरेट हुआ, हमें नहीं पता। 56 एंटर करें, वो उसने बोल दिया टू स्मॉल एंड प्रोग्राम क्रैश कर गया, बंद हो गया, नॉट क्रैश कर गया, आई वुड से एग्जिट कर गया। 79 एंटर, वो कह रहा है टू बिग, लेकिन वो प्रोग्राम ना बार बार बंद हो रहा है। आप देख रहे हो क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है। एज ऑफ नाउ ना मैं सिर्फ एक जस्ट फॉर एन हेल्प पर्पस मैं ना यहाँ पे नंबर को एंटर कर देता हूँ कि सीक्रेट नंबर जो जनरेट हुआ ना वो ये है, ठीक है। अगर इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो सीक्रेट नंबर 36 जनरेट हुआ। अगर मैं 32 एंटर करता हूँ तो वो मेरे को बोलेगा टू स्मॉल। दोबारा रन करते हैं प्रोग्राम को 46, अगर हम 46 ही एंटर कर देते हैं तो वो बोल देगा दैट ठीक है यू वॉन। एंड अगर फॉर सम रीजंस मैं पीयूष एंटर कर देता हूँ तो क्या होगा, तो पीयूष के केस में जब ये इसको ट्रिम करके पार्स करेगा
ये U32 में पीयूष को पार्स कर नहीं पाएगा, ये ERR रिजल्ट के ऊपर एरर रिटर्न करेगा एंड एक्सपेक्ट को कॉल करके क्रैश कर जाएगा, तो प्रोग्राम क्रैश कर गया, फेल टू पार्स। तो ठीक है, सो आइडियली होना क्या चाहिए कि अगर यूज़र कुछ गेस कर रहा है एंड वो गेस सही नहीं है तो हमें ना वापस उसको रीट्राई देना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे ना इस चीज़ को ज़रूर पढ़ लेना कि मैच एक्सप्रेशन आर्म्स का बनता है, आर्म कंसिस्ट ऑफ पैटर्न। तो यार ये चीज़ें ना थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, तो काफ़ी काम रहेगा कि ये मैच वगैरह कैसे काम करता है, तो वो सब चीज़ें। तो अब हम ना यहाँ पे लास्ट स्टेप को कंप्लीट करते हैं कि हमें ना बार बार उसको रीड करना है, ठीक है। ये सारा पार्सिंग वाला है वो हम सब कर चुके हैं। तो यहाँ पे यू कैन रीड अबाउट द पार्सिंग। तो ये बता रहा है कि यार अगर आप 5 एंटर करते हो तो वो 5 नहीं होता, बेसिकली 5 के साथ /n और /r भी होता है, तो हमें ट्रिम क्यों करना चाहिए, तो वो सब चीज़ें ये बता रहा है, तो ये आप पढ़ लेना। अब हम बस यहाँ पर एक न्यू चीज़ क्या करेंगे कि भाई अगर आपका नंबर गलत है हमें ना बार बार करनी है चीज़, तो हम ये कैसे कर सकते हैं। सीक्रेट नंबर जनरेट करने के बाद, मैं प्रिंट नहीं करना चाहता सीक्रेट नंबर को, हम यहाँ पर एक लूप कीवर्ड का यूज़ करेंगे विच इज़ फॉर एन इनफाइनाइट लूप। तो हम इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक लूप में डाल देंगे एंड यहाँ पर एक कमांड रन कर लेते हैं cargo fmt एंड एंटर, सो दैट मेरा कोड फॉर्मेट हो जाए। सो यहाँ पे मैंने बोला एक सीक्रेट नंबर हम जनरेट करेंगे, हम यहाँ पर एक लूप करेंगे। इस लूप के अंदर क्या कर रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं भाई इनपुट करो, गेस वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर हम इनपुट करेंगे, गेस को हम शैडो करेंगे एंड हम उसको मैच करेंगे। नाइस, ठीक है, दिस इज़ वॉट वी आर डूइंग। अब रन करके देखें, रन प्लीज़ इनपुट अ नंबर। सो 55 स्मॉल है, तो थोड़ा सा बढ़ा के देखें, 70 अभी भी छोटा है, 90 बड़ा है, 80 स्मॉल है, 83 अभी भी छोटा है, 85 अभी यू वॉन, तो यानी कि 85 था वो नंबर। नाइस। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अच्छा आप बताओ क्या हो अगर मैं इस लाइन को लूप से बाहर कर दूँ, अगर मैं सिंपली इस लाइन को लूप से बाहर कर दूँ, तो यहाँ पर ना एक बहुत ही बुरी चीज़ पता क्या होगी। आपने ना गेस वेरिएबल एक बार बनाया, लूप में जब भी आप इनपुट मांगोगे आपको पता नहीं ये उसमें अपेंड करता है, तो आपके पास ना पिछला वेरिएबल भी हमेशा होगा। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ एंड आई इनपुट माई गेस एज 5 एंड दूसरी टाइम मैं 5 एंटर करूँगा तो वो 55 पिछला भी रहता था। तो यहाँ पर मेक श्योर ये जो गेस वेरिएबल आप बना रहे हो ना, ये आप हमेशा इसके अंदर बना रहे हो, सो दैट हर लूप में वो वेरिएबल एक न्यू वेरिएबल बनता है खाली, बिकॉज ये ओवरराइट नहीं करता कॉन्टेंट्स को, ये क्या करता है, ये कंकैटिनेट, ये अपेंड करता है। तो एक चीज़ तो बहुत बढ़िया हो गई दैट हमने अपना एक लूप कर लिया, ठीक है। लेकिन जब हमारा प्रोग्राम बड़ा होता है तो ये एग्जिट आउट कर जाता है, विच इज़ ऑल्सो गुड, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि भाई इफ़ इट इज़ इक्वल, ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ करते हैं कि अगर ये इक्वल है तो यहाँ पे यू वॉन प्रिंट करके ब्रेक कर जाओ, लूप को ख़त्म कर दो। सो वी हैव डन दिस अ वेरी गुड जॉब। अब एक चीज़ रहती है यहाँ पे, एक चीज़ जो हमारे प्रोग्राम में अच्छी नहीं है वो पता क्या है, अगर यूज़र पीयूष एंटर करता है ना हमारा प्रोग्राम क्रैश कर जाता है, हमारा प्रोग्राम क्रैश कर जाता है। तो टेक्निकली अगर अगर तो देखो ये लाइन फेल कर रही है, दैट इज़ रीड लाइन वाली, तो इस केस में तो मैं कुछ नहीं कर सकता बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम में ही कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन अगर यूज़र कुछ इनपुट गलत दे रहा है तो यार मेरे को प्रोग्राम को क्रैश नहीं करना चाहिए, आइडियली मेरे को यूज़र को अगला ट्राई देना चाहिए। तो हम ना इस एरर को हैंडल करते हैं, इस एरर को हम हैंडल नहीं कर सकते राइट, लेकिन इसको हम हैंडल कर सकते हैं कैसे। एक्सपेक्ट को हटाओ, हटा दिया, इसके आगे ना मैच लगा देते हैं, ठीक है, मैच करते हैं इसको, मैच में हम इस तरह से यूज़ करते हैं एंड यहाँ पे दिस सेमी कॉलन्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो सेमी कॉलन, अब बताओ ये जो पार्स है ये क्या रिटर्न करता है, ये रिजल्ट रिटर्न करता है। मैच क्या कहता है, मैच कहता है सारे पॉसिबल सिनारियोस को हैंडल करो। मैच के कितने पॉसिबल सिनारियोस होते हैं, 2 होते हैं, नंबर 1 ओके सक्सेसफुल, दूसरा एरर। तो यहाँ पर हमें दोनों सिनारियोस को हैंडल करना है। अगर मैं यहाँ पर क्विक फिक्स भी करूँगा तो व्हाट यू विल नोटिस इज दैट इसने एक ओके सिनारियो बनाया, एक एरर सिनारियो बनाया। तो इसको हम करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे भाई देखो अगर तो ये एक्सप्रेशन, अगर ये पार्सिंग ओके होती है, सक्सेसफुल होती है, तो भाई जो भी नंबर तू मेरे को देगा उसको ना मैं एज इट इज़ रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, उसको मैं एज इट इज़ रिटर्न कर दूंगा इस गेस्ट के ऊपर। लेकिन भाई अगर तुम मेरे को एक एरर देता है तो जो भी मेरा एरर होगा तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं प्रिंट मैं बस कंटिन्यू कर दूंगा, कंटिन्यू मतलब कि मैं लूप को वापस से कंटिन्यू कर दूंगा एंड यहाँ पर एक सेमीकोलन इज एक्सपेक्टेड, ठीक है, या यहाँ पर एक कॉमा वाज एक्सपेक्टेड। तो या फिर हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। सो यू कैन सी दैट सेमीकोलन लगाना भूल गया, तो यू कैन सी दैट हम क्या कर रहे हैं भाई, मैच करो गेस्ट डॉट ट्रिम डॉट पार्स, इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है दैट इज़ ईदर ओके और एरर,
मैच कहता है दोनों को हैंडल करो, ओके के केस में नम रिटर्न कर दो गेस के अंदर, एरर के केस में कंटिन्यू कर दो। एंड बिकॉज ये जैसे एक वन लाइन है, मैं कुछ प्रिंट तो कर नहीं रहा हूँ ना, तो प्रिंट भी कर ही लेते हैं, काम करते हैं यहाँ पे ना, प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट एलन प्लीज़ एंटर अ वैलिड इनपुट। ठीक है, तो हम इसको ना ऐसे कर लेते हैं, प्लीज़ एंटर अ वैलिड इनपुट, एंड इस एरर को मुझे यूज़ नहीं करना, तो मैं इसको अंडरस्कोर कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि भाई गेस करो, गेस एक वेरिएबल बनाया मैच, ये रिजल्ट रिटर्न करता है, रिजल्ट अगर ओके है तो ये, अगर एरर है तो ये, तो अब ये प्रोग्राम क्रैश नहीं करेगा। तो यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 44, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ पीयूष, वो बोलेगा यार फेल टू एंटर, प्लीज़ एंटर अ वैलिड इनपुट, दोबारा से वो चल रहा है, मैंने एरर को हैंडल किया। टू स्मॉल, अभी भी स्मॉल, नाइस, 92, 99, टू बिग, ओके, 96, 97, 98, 98 is the answer. So this is how you have made your own programming, guess the programming game. So ये आपको अब समझ आ चुका है, so आप इसको भी रीड कर सकते हो। एंड क्विटिंग द गेम आफ्टर द गेस, तो यहाँ पे हम ब्रेक का यूज़ कर रहे हैं, यू कैन सी दैट, क्विट करने के लिए ब्रेक का यूज़ करो जो लूप को ख़त्म कर देता है, राइट। हैंडलिंग इनवैलिड इनपुट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दैट किस तरह से हम इनवैलिड इनपुट को हैंडल कर सकते हैं, राइट। सो मैच गेस डॉट ट्रिम डॉट पार्स, ये एक रिजल्ट रिटर्न करेगा, ओके वेरिएंट, एरर वेरिएंट। ठीक है, तो ये हमने हैंडल कर लिया। सो इस चीज़ को यार प्लीज़ आप रीड करना, ठीक है, थोड़ा सा आपको भी देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। एंड क्या इसमें इन्होंने कुछ और किया? नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये है हमारा फाइनल प्रोग्राम। सो एक बार वीडियो को यहाँ पे पॉज करो एंड जस्ट ट्राई टू सी कि क्या आप इसको लाइन बाय लाइन समझ पा रहे हो, हर लाइन को। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड फाइनली समरी। सो समरी में हमने एक हैंड्स ऑन एक्सरसाइज किया, हमने लेट को समझा, मैच को समझा, हमने फंक्शंस को समझा, हमने एक्सटर्नल क्रेट्स को भी यूज़ किया इसमें। एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। सो लेट मी शो यू व्हाट इज़ इन द नेक्स्ट चैप्टर। सो कॉमन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो आई होप दैट आपको रस्ट में मज़ा आ रहा होगा, आपको रस्ट लैंग्वेज समझ आ रही होगी। सो बताना कमेंट्स में दैट आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं हम आपको चैप्टर 3 नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।